कट आर्किटेक्चर। नाउ रॉक कट आर्किटेक्चर में वी हैव टू सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो इम्पोर्टेंट है हमारा कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, व्हाट ऑल इम्पैक्ट हैज इट क्रिएटेड हमारी आर्ट में, हिस्ट्री में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वही उसने पीवाईक्यूज में पूछा है, वो भी अभी लेटेस्ट डिस्कस। सो पहले इंट्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं इसकी। सो ऐसे ही इसको स्टार्ट करना कि 3rd सेंचुरी बीसी तक से पहले भी डेट्स बैक टू 3rd सेंचुरी बीसी एंड इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हमारा अर्ली इंडियन आर्ट, रिलीजन, सोशो कल्चरल लाइफ, सारी चीजें उसमें डिपिक्ट होती हैं। फिर carved into hillsides and caves, these marvels reflects both, वही देखो फिर कीवर्ड आ गया आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, स्पिरिचुअल ईथोस ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब ये मत सोचना कि यार बार बार एक ही कीवर्ड आ रहा है। अब द थिंग इज कि वहां पर क्वेश्चंस कितने आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें हम मल्टीपल कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। सो क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे ही शुरू करना कि डेट बैक्स 3rd सेंचुरी तक है, अर्ली इंडियन आर्ट, रिलीजन, सोशो कल्चरल लाइफ उससे डिपिक्ट होती है एंड आर्किटेक्चरल मार्वल है ये विच रिफ्लेक्ट्स हमारा आर्टिस्टिक एक्सीलेंस और स्पिरिचुअल ईथोस। सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे बड़ी है क्रोनोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उनकी। वो क्या दिखाता है, हमारी अर्ली हिस्टोरिकल फेजेस दिखाता है कि कौन कौन उनके पैटर्न्स थे, जैसे मौर्यास हो गए, राष्ट्रकूटस हो गए। फॉर एग्जाम्पल 12 केव्स किसने डोनेट की थी, अशोका ने की थी आजीविका सेट को। फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी, हमारा प्लूरलिज्म दिखाता है, मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल रिलीजन्स को एग्जिस्ट कर रहे थे, वही हमें वहां पर भी देखने को मिलता है। सारे रिलीजन्स की केव हैं, बुद्ध, हिंदू, जैन ट्रेडिशन सब को एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे अजंता केव जातका टेल्स, फिर एलोरा में सबके लिए, एलिफेंटा केव शिवाइट हैं, उदयगिरी वैष्णवाइट हैं। वैसे ही बुद्धिस्ट केव्स रिलीजियस डेवलप हुई, रिलीजन डेवलप हो रहा था, वो भी उससे डिपिक्ट हो रहा है, चैत्यास विहार से। फिर दिखाता है वो हमारा आर्किटेक्चरल इनोवेशन, क्या उनके पास स्किल्स थी। इनिशियली जो हमारा वुड था उससे ट्रांजिशन होकर स्टोन पर आ गए, इंट्रिकेट प्लानिंग, पिलर्स, मोनोलिथिक टेम्पल्स जैसे कि खिलासना टेम्पल हमारा एलोरा में कार्व डाउन फ्रॉम अ सिंगल रॉक। फिर मोनोलिथिक रथास महाबलीपुरम के। ऑलराइट, सो ये तो डायरेक्टली हाँ लिख सकते हैं इसको भी एग्जाम्पल में। फिर रिच आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, तो दिखाएगा क्या, वही आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस में सारी चीजें, स्कल्पचर्स, मोटिव्स, म्यूरल्स, आइकोनोग्राफी, सब कुछ उसमें लिख देंगे। एग्जाम्पल अजंता में क्या दिखा रहे हैं, रॉयल प्रोसेशंस, जातका टेल्स, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की अगर बात करें तो उनकी पूरी वो सोशल लाइफ डिपिक्ट कर रही हैं। सो जो पेंटिंग्स है वहां पर कल्चरल सोशल लाइफ भी डिपिक्ट कर रहे हैं, जैसे भीमबेटका में दिखाया है, hunting, gathering, group dances, animal figures. So everything is being depicted there. फिर सोर्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, सिंपल, कैसी सोसाइटी थी, क्या क्या थी, कौन कौन से पैटर्न्स थे, सब कुछ केव्स हैं जैसे कि नासिक केव इंस्क्रिप्शंस, तो मर्चेंट गिल्ड, सातवाहन रूलर्स के नाम, डोनेशन, सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। ऐसे ही फिर क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, इट इज इंपॉर्टेंट एज अ टूल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, सो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है दे स्टैंड एज अ लिविंग आर्काइव की तरह है, जो दिखाते हैं हमारी इंडियाज रिलीजियस डाइवर्सिटी, हमारा ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड सोशो अपना पॉलिटिकल डायनामिक्स उस टाइम के, thus making it an important key source for reconstructing India's glorious past। तो ऐसा बढ़िया सा कंक्लूजन लिख कर आना कि दस दे आर लिविंग आर्काइव्स, वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं, 10 की सोर्स फॉर हमारा रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। ठीक है, ये कीवर्ड याद रख लो, इसको कंक्लूजन में डाल लेना। अब क्या पीवाईक्यू पूछा है, इस पे क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। ऑलराइट, सो इसको हम डायरेक्टली इससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आंसर को, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस। अब उसने क्या पूछा है, सोर्स ऑफ अवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, तो अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री कैसे उससे डिपिक्ट हो रही है, सब कुछ हम इसमें बता देंगे। वही हिस्ट्री में रिलीजियस डाइवर्सिटी, क्रोनोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पता चल रही है, आर्किटेक्चरल इनोवेशन, क्या उस टाइम पर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस थे, एवरीथिंग इज बीइंग डिपिक्टेड वाया देम। फिर सोशो इकोनॉमिक लाइफ, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री भी उससे डिपिक्ट होती है। तो ये सारे पॉइंट्स वी कैन इजीली राइट देम डाउन इसमें। अब इसमें अगर इफ यू वांट, हाँ वो वैसे पेंटिंग में बनाएंगे, वही छोटा सा डायग्राम बनाकर तुम दिखा सकते हो
कि कैसे उसमें प्रिमिटिव फिगर्स डिनोट की हुई हैं स्टिक फिगर्स जैसी बनाकर, पर्टिकुलरली जो भीमबेटका में है। ऑलराइट, सो भीमबेटका वाली हमारी स्पेसिफिक भीमबेटका रॉक कट के पेंटिंग्स में चला जाता है। फिर क्या पूछा उसने? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, एंड इसका कंक्लूजन ये रहा, ये हमारा कंक्लूजन बन जाएगा। सो इसी कंटेंट को हमें रीयूज करना है, कैसा भी क्वेश्चन पूछे वो रॉक कट से रिलेटेड। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया not only reflects the cultural life of the times but also fine aesthetic sense comparable to modern paintings. Critically evaluate, तो उसने बोला है कि it is not only reflecting the cultural life but fine aesthetic sense which is comparable to modern painting. तो पहले बता दो कि क्या उसका रोल है, कैसे वो इंट्रोडक्शन आ जाएगी, मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर का हम मेंशन कर देंगे, बता देंगे कि भीमबेटका एटसेट्रा में है, सारी फिगर्स सब कुछ मिलता है और वही सोशो कल्चरल लाइफ सब कुछ उससे डिपिक्ट होता है। फिर पहली सब हेडिंग डालेंगे उसके बाद कि कैसे इट इज रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल लाइफ। कल्चर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, वही उनकी सारी डेली एक्टिविटीज, हंटिंग, गैदरिंग, को एग्जिस्टेंट एनिमल्स का क्या रोल है, सब कुछ वही 2-3 पॉइंट्स लिख देंगे इसमें। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा फाइन एस्थेटिक सेंस कंपेयर टू मॉडर्न पेंटिंग। सो इसमें हमें कीवर्ड्स डालने होंगे मॉडर्न पेंटिंग के साथ, जैसे सिंबोलिज्म दिखता है हमें, डायनामिज्म दिखता है कि फिगर्स में क्या है, थोड़ी सी मूवमेंट है, दे आर नॉट जस्ट स्टैटिक, एक फ्लो है उनमें, एक्टिविटीज करते हुए उनको परफॉर्म करते हुए दिखाया है। फिर नेचुरल कलर्स एक्सेट्रा सारी चीजें हमने इसमें यूज करी हैं। एंड उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रिटिकली इवेल्युएट है। सो वी विल ऑल्सो राइट की हाउएवर उसमें ये सब चीजें हैं बट जो हमारी मॉडर्न पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ऑलराइट, भले ही वो नरेटिव भी होती हैं बट दीज मॉडर्न पेंटिंग्स आर नॉट जस्ट कंप्लीटली कि वो उसी की एस्थेटिक सेंस है, अब वो और ज्यादा एडवांस पॉलिश्ड हो चुकी हैं, अलग अलग टाइप्स की हैं, एंड अल्टीमेटली डायरेक्टली उसको उससे कंपेयर करना इज नॉट करेक्ट। राइट, सो ये हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट कर कर बताना पड़ेगा, ठीक है, कि मॉडर्न पेंटिंग्स उससे भी आगे पहुंच चुकी हैं, इवॉल्व हो चुकी हैं, फर्दर उसमें एडवांस टेक्निक्स हम यूज करते हैं, अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आ चुकी हैं, मॉडर्न आर्ट आ चुकी हैं, वो सब पॉइंट्स इसमें लिखने पड़ेंगे। फिर लिख सकते हैं कि दो उसमें भी डिफरेंसेस हैं बट अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेंटर्स जैसे बोल सकते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस देखे तो राजा रवि वर्मा, तो उन सब ने फिर नेचुरलिज्म पर, नेचुरल कलर्स पर फोकस किया। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में देखें एम.एफ. हुसैन एटसेट्रा, इनका नाम लिखकर बोल देना करंट से लिंक कर कर कि इनकी जो आर्ट वर्क्स हैं उसमें भी जो प्रिमिटिव होती हैं उनकी रिफ्लेक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, सो हम ऐसे फिर कर कंक्लूड कर देंगे कि 10 मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर, स्पेसिफिकली उनकी पेंटिंग्स बतानी है इसमें, क्योंकि आर्किटेक्चर मेसोलिथिक में और कुछ है नहीं, प्राइमरीली बस रॉकेट के पेंटिंग्स ही हैं, तो उसी पे फोकस करना पड़ेगा। क्लियर, ऐसे इसको अप्रोच करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा केव पेंटिंग्स। अब कोई भी क्वेश्चन आए पेंटिंग पे तो तुम्हें इसी से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन है ये कॉमन रेडीमेड, इसको यूज करो केव पेंटिंग से क्वेश्चन में। तो क्या पूछा है, केव पेंटिंग्स क्या है, अभी वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आया नहीं है केव पेंटिंग्स पे, आ सकता है इस बार। So India has a long tradition of artistic excellence and paintings is one of the major mediums that has been used to express it. Simple question, simple statement, simple introduction. कि हमारा long tradition है artistic excellence का and paintings is one of the major mediums that has been used to express it. इसमें मैं तुम्हें बता दूंगा कुछ keywords. अब ये keywords हैं पेंटिंग पे कोई भी क्वेश्चन आए, मुगल पेंटिंग, राजपूताना पेंटिंग, कोई भी पेंटिंग पर आए तुम्हें यही कीवर्ड्स इसमें यूज कर लेना, कॉमन कीवर्ड्स है, हर जगह ये अप्लाई होंगे। सो इसमें पहले केव पेंटिंग्स पे फोकस कर लेते हैं। आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, पेंटिंग्स इज वन ऑफ द मेजर मीडियम जिससे उन्हें हमने रिप्रेजेंट किया है, इट इज अ सिंबल ऑफ मीडियम ऑफ स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। नाउ फीचर्स क्या थे केव पेंटिंग्स के, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक रिफ्लेक्ट्स, जो ये पूछा था ना उसने, देखो वही चीज है यहाँ पर मेंशन की हुई है, उनकी रिफ्लेक्टिंग डेली लाइफ जैसे हंटिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। फिर एग्जांपल सबको पता है भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश, अब उसमें ऐसा एक सिंपल सा बॉक्स बनाकर, फिगर बनाकर, डायग्राम बनाकर दिखा दो, ऐसे एक स्टिक एनिमल बनाकर दिखा दो कि हाँ भाई बाइजन डिपिक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हंटिंग गैदरर्स हैं, बो एरो दिखा दो। अब ये बहुत देखने में हंसी आएगी देखकर बट बनाना पड़ेगा,
थोड़ा सा डिफरेंशिएटर चाहते हो अपने आंसर में, तो एक सिंपल ऐसे बॉक्स बनाकर उसमें ये ज़रूर टू ड्रॉ दिस डायग्राम। प्राइमरीली फोकस इसी पर रहेगा। कंटेंट यहाँ आएगा, यहाँ मेरी इंट्रोडक्शन आ गई, यहाँ मेरे पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर एक मैं छोटा-सा फिगर डालकर ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है? भले ही पूरी डिटेल ना हो बट ऐसे एक बेसिक सा लाइन डायग्राम एनिमल डिपिक्ट करना, दैट कैन बी डन एंड दैट शुड बी डन। सो ये क्या दिखा रहा है? हाइलाइटिंग सेक्युलर एंड ट्राइबल लाइफ। फिर क्या है? रिलीजियस सिंबोलिज्म आ जाता है लेटर पीरियड में। अब नाउ केव पेंटिंग्स में हम इवोल्यूशन की तरह देख रहे हैं उसको। तो पॉइंट जनरेट करने हैं तो क्रोनोलॉजी की तरह सोचने लग जाना कि अर्ली लाइफ में प्री हिस्टोरिक में ऐसी थी, फिर रिलीजियस सिंबल्स आने शुरू हो गए जैसे बुद्धिस्ट पेंटिंग, जैन पेंटिंग्स, उसमें हमारा बोधिसत्व, पद्मपानी, अजंता केव्स, जातका टेल्स। फिर नेचर स्पिरिचुअलिटी का इंटीग्रेशन हो गया, सेक्रेड बिलीफ थे उनके, ऑलराइट, रिचुअल और टोटेमिक सिग्निफिकेंस थी उनकी। फिर केव स्पेसेस ऑफ वर्शिप बन गई, जैसे बुद्धिज्म के टाइम पर हमने देखा चैत्यास विहार एटसेट्रा। ऐसे ही बाग केव्स, एलोरा केव्स, उसमें क्या है? म्यूरल्स आ गए, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन फिलोसफीज वो रिफ्लेक्ट करने लग गई केव पेंटिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और एग्जांपल है सीता नवासल केव में। ऐसे ही डाइंग प्रिंसेस का एग्जांपल भी वी कैन यूज। सो लोटस पॉन्ड्स, एलिफेंट्स, डांसिंग फिगर्स, ये सब स्पिरिचुअल सिंबलिज्म है। फिर क्या आ गया? सेक्युलर नरेटिव्स विद आर्टिस्टिक वैल्यूज। सो अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस स्टोरीज, बाकी कोर्ट सीन्स भी आने शुरू हो गए। तो देख रहे हो, पहले प्रिमिटिव लाइफ, फिर रिलीजियस नेचर इंटीग्रेट हो गया, उसके बाद कोर्ट सीन्स आने शुरू हो गए, म्यूजिशियन, डांसर, सारी चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई। जैसे अजंता केव में डिपिक्टेड है क्वीन विद अटेंडेंस इलस्ट्रेटिंग रॉयल लाइफ। तो यही सब चीजें हैं केव पेंटिंग्स में। ऑलराइट, तो इसी आंसर में भी हम इसके पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो यही दिखाना कि कैसे वो चीजें डिपिक्ट कर रही थी, पहले डेली लाइफ, फिर रिलीजियस सिंबोलिज्म, नेचर से इंक्लूड है, केव और स्पेसेस ऑफ वर्शिप बन गए, फिर सेक्युलर वैल्यू और सेक्युलर नैरेटिव्स भी उसमें आने शुरू हो गए, जैसे डेली लाइफ, कोर्ट सीन्स एक्सेट्रा। सो इसके अलावा मान लो कोई और केव पेंटिंग पर भी क्वेश्चन आता है, तो अब हमें क्या कीवर्ड्स यूज करने हैं? सो फोक ट्रेडिशंस डिपिक्ट होते हैं, जो रेड वाले हैं उन पे फोकस करो। मुगल राजपूत में हमें पता है मिनिएचर होती थी, तो लिख देना। फिर सुपर इम्पोजिशन किस में होता है? केव पेंटिंग्स में, एक के ऊपर एक ही बनाई हुई है। नेचुरल कॉन्टोर्स स्पेशली इन केव आर्ट पे, फिर नेचुरलिज्म है, रियल लाइफ उनको बनाने की कोशिश की गई है। आइकोनोग्राफी, कोई स्पेसिफिक आइकन्स यूज किए हुए हैं चीजें डिपिक्ट करने के लिए। सिंबलिज्म यूज किया है हमने, ये रहा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे लोटस, और बुद्धिस्ट में देखा था ना हमने, लोटस, हॉर्स, एलिफेंट, वो सब चीजें। एंड अब फीचर्स सुन लो, इनके फीचर्स में आ सकता है कि क्या उनके स्पेसिफिक फीचर्स थे, कि जैसे नेचुरल कलर्स, पिगमेंट्स यूज करते थे, सुपर इम्पोजिशन था, तो क्या था? वही रेड कलर गेरुआ से, वाइट लाइमस्टोन चूना से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो लेकर आते थे। फिर पॉलीक्रोम एंड मोनोक्रोम, सिंगल कलर या मल्टी कलर्स भी थे। फ्रेस्को टेक्निक, वही गीली वॉल पे प्लास्टर पर पेंट कर दी, जैसे अजंता में बहुत सारी फ्रेस्को टेक्निक देखने को मिल रही है। एंड कलर सिंबोलिज्म, तो रेड कलर पावर डिपिक्ट करता है, व्हाइट प्योरिटी डिपिक्ट करता है। फिर स्टोरी टेलिंग वाज डन थ्रू विजुअल्स, जैसे ये क्या दिख रहा है, इसमें स्टोरी दिख रही है ना, हंटिंग सीन्स की, हाँ, इसको चेस कर रहे हैं, मार रहे हैं, फिर उसके बाद डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या है? स्टोरी टेलिंग थ्रू विजुअल्स। फिर रिलीजियस एलिगोरी, हिडन मीनिंग्स वाली स्टोरी, रिलीजियस सिग्निफिकेंस दिखाते हुए, एंड साथ में माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस, कोर्टली थीम्स आ गई, रॉयल पैटर्नेज, ये सब चीजें हम उसमें एलिमेंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। सो अब मुगल राजपूत पे आता है, तो उसमें क्या लिखोगे? बोल देना सिंबलिज्म, नरेटिव आर्ट, कोर्ट सीन्स दिखाए गए हैं, मिनिएचर फॉर्मेट में है, नेचुरल कलर्स यूज किए हैं, फिर रियलिज्म पर, डेप्थ पर फोकस किया है। अब ऐसे वहां पर बनाकर लिखना पड़ता है, वही कीवर्ड सोचो, उसी के बेसिस पर पॉइंट्स बनाओ एंड एग्जांपल्स लिख दो, ताकि जनरल से थोड़ा स्पेसिफिक पॉइंट बन जाए। दैट इज द वे टू गो, बिकॉज वी कैन नॉट मेमोराइज, पूरी नित्य से कहानियां रट कर जा नहीं सकते आर्ट एंड कल्चर के लिए, कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। दो या तीन जितने क्वेश्चन आने हैं, इसके बेसिस पर ही हमें वहां पर अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है उन्हें। ऑलराइट, सो इन कीवर्ड्स पर जरूर फोकस कर लेना, आ सकता है इस बार पेंटिंग्स पे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपना रिलीजन एंड फिलोसफी पे। सो नाउ
रिलीजन एंड फिलॉसफी में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो वो बेसिक फैक्चुअल चीज पूछ रहा है कि जैसे अर्ली वैदिक लेटर वैदिक में इकोनॉमी सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे, वो उसने पूछ लिया। फिर 2024 में ही पूछा एंड देन दे आस्क्ड मेन फीचर्स क्या है वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के, क्या वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में इंडियन सोसाइटी में है या नहीं। सो उसने क्या किया, आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी को इंटरलिंक किया हुआ है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट कि कैसे फिलोसफी रिलीजन ने आर्ट एंड कल्चर को शेप किया, मॉन्यूमेंट्स को शेप किया, आर्किटेक्चर को शेप किया। सो वो सब चीजें वो पूछ रहा है इसमें। ऑलराइट, सो लेट अस स्टडी इट इन डिटेल। पहले मोस्टली चीजें हमने इसमें प्रीलिम्स में पढ़ी हुई है, बट एक और बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पता होना चाहिए हमें मेन डिफरेंसेस। सो वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, अर्ली वैदिक पीरियड जिसे हम बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड आया था, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड। सो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारा, पेस्टोरल ट्राइबल टू मोर सेटल्ड एंड हायरार्किकल सोसाइटी बन गई। सो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो हमें याद रखने हैं, अर्ली वैदिक वाले थे दे सेटल्ड अराउंड सब सिंधु, सोसाइटी थी ट्राइबल, जन किनशिप बेस्ड थी, ट्राइबल जनस थे एंड वर्ना सिस्टम था। तो इनिशियली वो फुल डेवलप नहीं हुआ था, तीन ही ग्रुप्स हुआ करते थे, प्रीस्ट पीपल एंड वॉरियर, कॉमन पीपल प्रीस्ट एंड वॉरियर, उसके बाद शूद्रास जो अपना फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन है वो बाद में आया था। एंड जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें ध्यान रखना उसकी सोसाइटी के अगर वो फीचर्स पूछेगा तो क्या लिखोगे, यही सारे हम वहाँ पॉइंट्स लिखेंगे। वर्ना सिस्टम का मेंशन करना, ट्राइबल से या नहीं, कैसी हमारी सोसाइटी की अथॉरिटी थी, वुमेन का क्या रोल था, पॉलिटी का भी मेंशन करना, रिलीजन का भी मेंशन करना। सो इफ दे आस्क अबाउट सोसाइटी यू हैव टू लुक इनटू ऑल दीज पॉइंट्स एंड यू हैव टू मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स। सो वुमेन का क्या रोल था, दे कुड अटेंड द असेंबलीज, अर्ली वैदिक वुमेन थी, they participated in the assemblies, hymns, etc. में they played an important role। फिर practice of levirate and widow marriage भी थी, remarriage थी उस टाइम पर। अब पॉलिटी कैसी थी, राजन था, ट्राइबल चीफ था, सभा एंड समिति हुआ करती थी एंड नो टेरिटोरियल एम्पायर थे। तो हमारे ट्राइब बेस्ड थे, टेरिटरी बेस्ड नहीं थे अर्ली वैदिक पीरियड में। एंड रिलीजन व्हाट इज इंपॉर्टेंट वाज नेचर वर्शिप, नेचर के एलिमेंट्स को, फोर्सेस को, जैसे इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, ये जरूर एग्जाम्पल्स लिख कर आना। And economy primarily pastoral थी and cow was considered the main source of wealth, limited agriculture activities थी। Now अब इनके differences हमें देखने हैं कि later वैदिक में what happened। So settlement shift होनी शुरू हो गई, तो पहले पंजाब, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सिंधु में थे, अब वो गंगा यमुना दोआब में भी और ईस्टर्न पंजाब एक्सेट्रा में स्प्रेड होने स्टार्ट हो गए। सोसाइटी वर्ना सिस्टम जो इनिशियली तीन ग्रुप में था अब वो और ज्यादा रिजिडिफाई हो गया, चार फोल्ड क्लासिफिकेशन आ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास एंड पैट्रियार्की और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई। फिर जो सिग्निफिकेंट चेंज आया वो था स्टेटस ऑफ वुमेन का, वुमेन लॉस्ट देयर स्टेटस, एजुकेशन नहीं देते थे, अर्ली मैरिजेस होती थी, दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सभास एंड समितिस एंड दे वर नाउ प्राइमरली डोमिनेटेड बाय नॉबल्स एंड ब्राह्मण्स। फिर गोत्रा सिस्टम, आश्रम के फोर्थ स्टेजेस वो सब डेवलप हो गया। एंड पॉलिटी में क्या चेंज आया, तो हमारी अर्ली थी ट्राइब बेस, नाउ इट बिकेम विद द इमर्जेंस ऑफ जनपदास हेरिडिटरी मोनार्की आनी शुरू हो गई। सो अब हमारी ट्राइबल अथॉरिटी की जगह टेरिटोरियल एंटिटीज आनी शुरू हो गई, पावरफुल किंग्स विद इलेबोरेट रिचुअल्स जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था। एंड रिलीजन में व्हाट हैपेंड इज रिचुअलिज्म और ज्यादा बढ़ गए, स्पेसिफिक हमारे यज्ञ होने लग गए और ज्यादा प्रैक्टिसेस बढ़ने लग गई। ऐसे ही गॉड्स में देखें तो फीमेल डेइटीज भी आ गए, तो हमारे प्रजापति, विष्णु, रुद्रा गेन्ड प्रोमिनेंस इस टाइम पर एंड फीमेल डेइटीज भी और ज्यादा आनी स्टार्ट हो गई, जैसे कि उषा, अदिति, पृथ्वी, आर्यानी एक्सेट्रा। नाउ इकोनॉमी में व्हाट चेंज अकर्ड, प्राइमरली पेस्टोरल थी बट अब एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गई एनिमल्स की, कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल, प्लस न्यू आर्ट्स एंड आर्टिस्ट आल्सो केम दिस टाइम पर, क्राफ्ट्समैन आने लग गए जैसे आयरन स्मिथ्स, कारपेंटर, स्मेल्टर्स एक्सेट्रा। सो पूरी सोसाइटी इकोनॉमी देख रहे हो कैसे डेवलप हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। सो यही चेंजेस उसने पूछे 2024 के मेंस के क्वेश्चन में। So these are factual things, but you have to remember this, ये important चीज है। Alright? Now अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वैदिक पीरियड के रिलीजन के बारे में बताओ, ठीक है, वो डिफरेंस नहीं पूछ रहा अर्ली वैदिक लेटर में क्या था, बट इन जनरल पूछ रहा है कि भाई उसके रिलीजन के क्या फीचर्स थे। सो उसमें क्या क्या हम लिखेंगे, सबसे पहला नेचर वर्शिप था, इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण, कॉस्मिक ऑर्डर वाले इन सबको हम वर्शिप करते थे। फिर यज्ञ होते थे, रिचुअलिज्म पे था, फायर सैक्रिफाइसेस थे,
फिर इनिशियली एब्सेंस ऑफ आइडल वर्शिप था, मंत्रास, रिचुअल्स, वैदिक चैंटिंग्स। ठीक है, वैदिक चैंटिंग्स को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी है। सो कोई क्वेश्चन आया उसमें यू कैन मेंशन दिस पॉइंट। एंड उसके बाद लेटर वैदिक फिलोसफी आ गई, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण, आत्मा, कर्म, उपनिषद, ये सब आ गया। सो अगर उसने इन जनरल पूछा ना कि क्या फीचर्स थे वैदिक रिलीजन के, सो उसमें रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नाउ अगर पूछा है उसने, पहले भी एक बार पूछा है, कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस ऑफ दीज फीचर्स, ये रहा। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। देखो जैसे ये क्वेश्चन था 2023 का, मेन सोसाइटी फीचर्स। सो वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के इसको कैसे करेंगे, सोसाइटी के बता दो, वुमेन का क्या स्टेटस था, ट्राइबल्स क्या थी, कैसी हमारी सोसाइटी थी, वो सब चीजें आ जाएंगी। उसमें लिख देना कि अर्ली में वुमेन का कम ज्यादा था, बाद में कम हो गया, फिर हमारे जनपद आने शुरू हो गए, ऐसे ही मल्टीपल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। वही सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हुए थे ना हमने, यही वर्ना सिस्टम, ट्राइबल अथॉरिटी, वो सब चीजें यहाँ पर लिख देंगे हम। एंड उसके बाद रिलीजन में, ये थे रिलीजन में मेन फीचर्स, नेचर वर्शिप एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ डू यू थिंक सम फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग। सो ये दोनों पार्ट्स लिख लेना, उसके बाद एक सब हेडिंग डालना कि यस, या फिर सब हेडिंग डालना कि फीचर्स प्रिवेलिंग इन प्रेजेंट टाइम्स। तो जो एग्जैक्ट यहाँ वर्ड्स होते हैं ना, वही हमें अपने आंसर्स में डालने होते हैं। सो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस फीचर्स दिखा दो कि कास्ट कॉन्टिन्यूटी, उस टाइम पर जो वर्ना सिस्टम आया था वो क्या था, वो कास्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया, ऐसे ही आज भी चल रहा है, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी, मैरिजेस, एग्जाम्पल कास्ट बेस्ड मेट्रीमोनियल साइट्स। तो ये कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल देना पड़ेगा मुझे दिखाने के लिए, समझ रहे हो। तो जनरल पॉइंट तो आ गया, ये सब लिखेंगे, बट एग्जाम्पल तुम्हारा डिफरेंशिएटर बन सकता है इसमें। ऐसे ही जॉइंट फैमिली वैल्यूज, गृहस्थ आइडियल आज भी चल रही हैं, जो फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, यज्ञ आज भी हो रहे हैं। रिचुअल प्रैक्टिसेस देखो, गायत्री मंत्र, कोई भी चीज हम लेते हैं, कोई भी नई गाड़ी लेते हैं, होम लेते हैं, क्या होते हैं, हम यज्ञ होते हैं, मंदिर में जाते हैं, हवन पूजन सारी चीजें होती हैं। दे आर इंटीग्रल पार्ट हिंदू वेडिंग्स हमारे कल्चर का। एग्जाम्पल देखो, करंट का एग्जाम्पल देकर लिंक करना था, यही बताना था इसमें, जैसे कि वैदिक चैंटिंग आज भी चल रही है एंड इवन यूनेस्को ने भी उसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की तरह रिकॉग्नाइज किया है। फिर जो नेचर वर्शिप पहले भी थी, आज भी इट इज कंटिन्यूइंग, गंगा मैया की आरती होती है रोज। ऐसे ही हिमालयस, ट्रीज लाइक पीपल, दे आर स्टिल रिवर्ड, वर्शिप्ड। तो आज भी वी आर वर्शिपिंग देम। फिर स्पिरिचुअल फिलोसफी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कर्म, धर्म, हमारी आज भी दे आर शेपिंग अवर इंडियन एथिक्स, मीडिया एंड सिनेमा। तो जो उपनिषद एक्सेट्रा में हमारी फिलोसफी डेवलप हुई, वो आज भी चल रही है। मॉरल फिलोसफी, एथिक्स, वो सब इसी से तो शेप हुआ है। सो ये सब हमारी आज भी दिखानी है रेलेवेंस वैदिक सोसाइटी की, वैदिक रिलीजन की। फिर रोल ऑफ प्रीस्ट, अभी भी कोई भी यज्ञ होते हैं कौन करता है, ब्राह्मण ही करते हैं हर रिलीजियस सेरेमनीज में। तो वही दिखा रहा है, रिचुअल अथॉरिटी आज भी कंटिन्यू हो रही है। सो ये सोसाइटी, रिलीजियस, सारे एंगल्स वहां दिखाओ और ऐसे करंट एग्जाम्पल्स देकर आओ, तब अच्छा एक आंसर बनेगा तुम्हारा, क्वालिटी आंसर। अंडरस्टूड। सो ऐसे वहां पर करना होता है चीजों को एड्रेस। फिर कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं उसके आंसर के, मेनी कोर फीचर्स देखा जाए तो आज भी कंटिन्यू हो रहे हैं एंड दे आर स्टिल शेपिंग अवर contemporary इंडियन आइडेंटिटी, रिफ्लेक्टिंग अ डीप सिविलाइजेशनल continuity। अंडरस्टूड। नाउ उसके बाद क्वेश्चन आता है और वो चीजें पूछता है कि कैसे हमारा रिलीजन, फिलोसफी ने मॉन्यूमेंट्स और आर्ट को हमारी शेप किया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी उसने पूछा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन played a significant role in conceiving and shaping monuments and their art in India. Now, how are we going to address it? तो इसको ऐसे एड्रेस करेंगे कि कैसे फिलोसफी एंड ट्रेडिशन शेप कर रहे हैं मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट्स को। मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट्स की बात हो रही है तो सब चीजें आ जाएंगी इसमें, जो जो तुम्हें ध्यान में आ रहा है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट्स, सब में इसे हमें यूज करना है। तो सबसे पहले कैसे आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मंडल्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर। सो क्या है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर, टेम्पल्स बन रहे हैं, वो सब यही डिपिक्ट करते हैं। मंडल होता है ना, वो दिखाते हैं यूनिवर्स का मिनिएचर वर्जन है। जिसे एग्जाम्पल लिख दो, कोई भी टेम्पल का नाम लिख दो, सब में ही ये वैलिड होगा। तो लिख दो सन टेम्पल, कोणार्क, बृहदेश्वर टेम्पल, वो कॉस्मिक डायग्राम के पैटर्न में ही लेड आउट है। फिर
अगर देखें तो फिलॉसफी इन टेम्पल आर्किटेक्चर, तो टेम्पल क्या है? वो सिंबलाइज़ वही तो कर रहे हैं, जर्नी हमारी मटीरियल लाइफ टू स्पिरिचुअल लिबरेशन। तो वो शिखर जो बनाया होता है वो यही तो होता है कि वो हमें कहाँ लेकर जा रहा है? टुवर्ड्स मोक्ष। ठीक है? तो उसकी यही शेप होती है। जैसे नगर टेम्पल्स में देखो, गर्भगृह टू शिखर सिंबलाइजेस द एसेंट टू मोक्ष की तरफ लेकर जा रहा है वो। फिर जो धर्म एंड कर्म की बातें हैं, वो सब कहाँ पर डिपिक्ट की हुई हैं? वो सब कैसे डिपिक्ट किए हैं हमने? वो सब हमने अपनी नरेटिव आर्ट, सिंबोलिज्म, विजुअल आर्ट्स वो सब के थ्रू डिपिक्ट करवाई। जैसे सांची स्तूपा में बुद्धिस्ट फिलॉसफी, आइडियल्स, जातका टेल्स, कन्वेइंग मोरल लेसन्स वो सब दिख रहे हैं। फिर स्कल्पचर्स में भी सिंबोलिज्म है, जैसे डाइटीज एंड मोटिव्स। नटराज में शिवजी क्या दिखाते हैं? साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। ऐसे ही और क्या मिल रहा है? जो नेचर की बात हुई है, वेदात एटसेट्रा में, फिलॉसफी में नेचर को सिग्निफाई किया है, इंपॉर्टेंस दी है। पंचम भूतास, हमारे 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, उनकी सिग्निफिकेंस है। तो वो सब चीज़ें वहाँ दिख रही हैं, जैसे कि टेम्पल टैंक्स, वाटर टैंक्स होते हैं, ओपन एयर मंडप्स होती हैं, स्टोन क्या डिपिक्ट कर रहा है? अर्थ। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूटी है हमारी फिलॉसफी में और आर्किटेक्चर में, दोनों का लिंक है। ऐसे ही एनिमल मोटिव्स देखो, एनिमल्स नेचर इंटीग्रल पार्ट है, तो लायन एंड बुल फिगर्स नॉट ओनली डेकोरेटिव थी, वो कॉस्मिक एंड नेचर प्रिंसिपल्स भी दिखा रही हैं, जैसे कि अशोकन पिलर्स। कोई भी क्वेश्चन आया अशोकन पिलर्स का, या कहीं भी तुम्हें मौका मिले लायन बुल की बात हो रही हो, तो ये डायग्राम जरूर बनाकर आना। नेचर का कोई लिंक दिखाने की बात हो स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में, तो हमेशा प्लीज इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो। बहुत ही सिंपल डायग्राम है। अशोकन पिलर है क्या? नीचे हमारा मोनोलिथ पिलर, फिर हमारा कैपिटल लोटस, इन्वर्टेड लोटस, अबैकस, और उसके ऊपर हमारा ये एनिमल। सो लिख दो अशोका पिलर सारनाथ, लायन कैपिटल सारनाथ। फिर बुल्स क्यों डिपिक्ट होती हैं, तो वो सब चीजें दिखाएंगे। लायन सिंबलाइजेस पावर, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड, जैसे सारनाथ लायन कैपिटल में, फिर बुल नंदी, सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, धर्मा। एंड क्या होती है? वो वाहन भी होती है, जैसे शिव जी का वाहन होती है। देखा था हमने कैसे टेम्पल की स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था वाहन हमने बनाकर। एंड इसका उसने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा है, लायन एंड बुल फिगर्स वाला। फिर बुद्धिस्ट मिडल पार्ट, डिटैचमेंट, नॉन फिगरेटिव, अर्ली स्तूपास, वो सब चीजें क्या दिखा रहे हैं? वो फिलोसफी वही तो दिखा रहे हैं। सो मॉन्यूमेंट्स आर्ट में सब जगह पर वही चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सो ऐसे यू विल हैव टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। ऐसा मत सोचना कि यार उसने क्या पूछ लिया है, मुझे तो इसका आंसर आता ही नहीं। आंसर वहां पर बनाकर लिखना पड़ेगा बेस्ड अपॉन द नॉलेज यू हैव। फिर ऐसे एग्जांपल्स हो गए तो अपने आप वो स्पेसिफिक आंसर, अच्छा आंसर बन जाएगा। एंड ये डायग्राम बना दिया, सो दैट इज द आइसिंग ऑन केक। सोने पे सुहागा हो गया हमारा ये। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इससे। तो प्लीज इन्हें प्रैक्टिस करना जहां भी मौका मिले, इसे बनाना। जब भी नेचर की, स्ट्रक्चर्स की, आर्ट में बात हो, आर्किटेक्चर में बात हो, तो प्लीज मेंशन करना इसको। लायन बुल फिगर्स को यूज करते थे। अंडरस्टूड? ऐसे ही ये देखो, क्या है क्वेश्चन? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो इसकी इंट्रोडक्शन हम क्या कर सकते हैं? इसी से स्टार्ट कर सकते हैं कि लायन एंड बुल फिगर्स, नेचर एक इंटीग्रल पार्ट था हमारी फिलोसफी का, एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी उसकी, उसे हमें वी कैन सी द कॉन्टिन्यूटी। अब उसने पूछा है 3 चीजों में, माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो हाउ वी कैन स्टार्ट इज ऐसे, पहले लिख देना लायन, फिर लायन को 3 पार्ट्स में एड्रेस कर लेना, माइथोलॉजी, आर्ट, आर्किटेक्चर, एंड सबके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। एग्जाम्पल्स लिखना और ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ये बनाना। तो माइथोलॉजी में कहाँ है? शेरावाली माता, गॉडेस दुर्गा, एटसेट्रा सब में है। फिर बुद्धिज्म में भी सिंबॉलिक है लायन, शाक्य से मैं बताया था ना, द लायन, बुद्धा को बोलते हैं द लायन ऑफ शाक्य ट्राइब, तो वो हो गया। आर्ट में हमें देखने को मिल रहा है लायन, मोटिव्स एटसेट्रा, हर जगह पर लायन यूज हो रहा है। आर्किटेक्चर में ये रहा एग्जाम्पल। ऐसे ही टेम्पल, स्कल्पचर्स, हर जगह पर लायन डिपिक्ट किया हुआ है। फिर बुल की बारी आएगी। बुल, बुल की क्या है माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस? ये रही मेरी, नंदी बुल शिव जी का वाहन है, लॉर्ड शिवा, तो वो लिख दो। ऐसे ही आर्ट में इट इज डिपिक्टेड हर जगह पर,
सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, स्टेडफास्ट धर्म एंड आर्किटेक्चर में भी देखा जाए सो इट इज बीइंग यूज्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन सिंबोलिज्म। सो वहां पर ये सारी चीजें हमें लिखकर आनी पड़ेंगी एग्जाम्पल के साथ एंड इनके डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे। अंडरस्टूड। सो ये सब पॉइंट्स लिख देना, उसके बाद एक बढ़िया सा कंक्लूजन लिख लेना कि 10 जो नेचर एक्सेट्रा है उनकी खाली कल्चर का या फिलोसफी रिलीजन का पार्ट ही नहीं है, उसके बियॉन्ड भी उसकी सिंबोलिज्म है, रिप्रेजेंटेशन है एंड उसने हमारा आर्ट आर्किटेक्चर सबको शेप किया है। अंडरस्टूड। एंड इसके बाद अगर इसमें और भी लिंक प्रेजेंट से लिंक करना चाहते हो तो बताओ कि आज के टाइम भी अगर देखा जाए तो लायन पिलर सारनाथ हमारे इंडियन कॉइन्स में यूज होता है, फिर लायन को अभी भी सिंबल ऑफ पावर माना जा रहा है। ऑलराइट। सो वो सब चीजें यहाँ पर जरूर मेंशन करना, लिख कर आना, कंक्लूजन में भी ऐड ऑन कर सकते हो इसको। सो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपना भक्ति एंड सूफी पे। इसके अलावा हाँ और किधर थी बोल, इंडस वैली की सील्स में, सो वो भी लिख कर आ जाना, वहां पर भी था टेराकोटा एक्सेट्रा पेंटिंग्स में, वहां सब भी डिपिक्शन था बुल्स का। सो इसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पर 14 में पूछा है, 18 में पूछा है, 21 में पूछा है, हिट लिस्ट में उसकी आ सकता है इस बार। सो अच्छे से पढ़ लेना। पहले भक्ति लिटरेचर पर पूछा हुआ है, भक्ति मूवमेंट और श्री चैतन्य महाप्रभु का पूछा हुआ है, ये दोनों चीजें पूछी हुई हैं। अब एक ओवरऑल इन जनरल भक्ति पर भी आ सकता है क्वेश्चन। एंड इसके अलावा सूफीज पर पूछा था। सो व्हाट इज भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट, अब इनके कुछ फीचर्स हैं और ये जो इसीलिए तुम लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज कॉमन फीचर्स आई हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। तो एक ये सिंपल फीचर्स का यहाँ पर बॉक्स या जो भी बोलो बनाकर दे दिया है फीचर्स, वो दोनों के लिए सेम है। यस, भक्ति सूफी दोनों के लिए सेम है, दोनों में सेम पॉइंट्स ही चलेंगे। सो बस एक ही बार पढ़ लेना, बस इनके एग्जाम्पल चेंज कर लेना। ऐसा ना हो कि सूफी मूवमेंट में तुम मीराबाई का एग्जाम्पल लिख कर आ जाओ, ये सूफी मूवमेंट में तुम रविदास कबीर का एग्जाम्पल लिख कर आ जाओ। बस उनके एग्जाम्पल्स सूफी सेंट्स के लिख देना, पॉइंट्स वही सेम चलेंगे हमारे। तो चलो फटाफट देख लेते हैं व्हाट वाज भक्ति मूवमेंट। कोई भी आएगा भक्ति पे, जस्ट स्टार्ट विद दिस कि बिगेन अराउंड 7th सेंचुरी साउथ इंडिया में एंड लेटर स्प्रेड नॉर्थ में। सो भक्ति क्या थी, इट वाज अ डिवोशनल रिफॉर्म मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट वाज अ रिफॉर्म मूवमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिंदुइज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग भक्ति या फिर डिवोशन एज अ मीन्स टू अटेन गॉड। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट रट लो, that it was a reform movement transformed Hinduism by introducing bhakti as a means to attain God. It emphasized on personal devotion पे ज़्यादा फोकस किया as compared to rituals, practices, etc. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। उसके बाद और क्या कीवर्ड्स डालना है हमें वहां पर, अलवराज एंड नयनार्स। जैसे ही तुमने ये डाला एग्जामिनर खुश, समझ में आ गया उसको कि तुम्हें भक्ति मूवमेंट आता है। सो इट वॉज पायनियर्ड बाय अलवराज एंड नयनार। सो ये क्या थे, हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था, शिवजी नयनार्स थे शिवजी वाले, अल्पराज थे हमारे विष्णु जी वाले। सो इन द साउथ एंड लेटर कैरी फॉरवर्ड बाय कबीर, रविदास, गुरु नानक। तो जहां भी हो सके ना उससे लिंक जो पर्सनालिटीज हैं उनको आंसर में जरूर मेंशन करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चाहे मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पर्सनालिटीज जरूर मेंशन करना। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की बात होती है, क्वेश्चन आता है, तो प्लीज मेंशन करो पर्सनालिटीज, कौन है मॉडरेट्स। लाल बाल पाल कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट थे, वो मेंशन कर रहो वहां पर। ऐसे ही इसमें they were later carried forward by तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। फिर फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या थे, अब भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ, क्या चेंजेस लेकर आए। सो सबसे पहले मोनोथिज्म और पर्सनल गॉड वर्शिप पे फोकस किया, भक्ति या डिवोशन का यही मतलब था। ऐसे इसके बाद इक्वालिटी की बातें करी, देवर अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आइडल वर्शिप, रिचुअलिज्म। फिर फोकस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो उन्होंने क्या किया, भक्ति ने भी यही किया, सूफी ने भी यही किया, रिलीजन को लेकर गए टूवर्ड्स मासेस। सो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यूज करी, संस्कृत की जगह अपनी भोजपुरी, सॉरी भोजपुरी नहीं बट बाकी लैंग्वेजेस उनकी जो थी, लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, राजस्थानी, अवधी एक्सेट्रा, ब्रज बोली। सो वो सब चीजें पे फोकस किया ताकि मासेस तक पहुंचे, तो रिलीजन को एक्सेसिबल बनाया सबके लिए। फिर एम्फोसिस ऑन प्योरिटी, लव, गुड कैरेक्टर, डिवोशन, अच्छे इंसान बनो वर्शिप करने के साथ साथ। फिर बिलीफ इन इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स,
इन फ्रंट ऑफ गॉड। और रिलीजन का उनके लिए क्या मतलब था? रिलीजन का यही मतलब था उनका, सर्विस टू मैनकाइंड, जैसे स्वामी विवेकानंद ने बोला। तो यही सिमिलर चीज इसमें भी यही थी कि रिलीजन का मतलब था लव टू गॉड या डिवोशन ऑफ गॉड, एंड साथ में सर्विस टू ह्यूमैनिटी, दोनों चीजें थी उसमें, इसमें भी और सूफी में भी। एंड वही ब्रदरहुड, इक्वालिटी की बात करी, इगैलिटेरियन सोसाइटी, और अट्रैक्टेड डाउन ट्रोडन। तो यही सिग्निफिकेंट चीजें थी, फीचर्स थे। अब उनका कंट्रीब्यूशन पूछें तो इसी के बेसिस पर हम पॉइंट जनरेट कर कर एग्जांपल्स लिख देंगे, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले ब्रोक द बैरियर्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया, जैसे कि रिचुअलिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, आइडोलिट्री, आइडल वर्शिप, उन सबको चैलेंज किया। फिर कास्ट हायरार्की को एग्जाम्पल लिखोगी, जैसे रविदास कबीर ने क्रिटिसाइज किया, बस एग्जाम्पल लिख के बोल दो, तुम्हें पता है रविदास और कबीर इनके प्रोमिनेंट हैं भक्ति मूवमेंट के, तो बोल दो कि हाँ उन्होंने किया। वैसे भी कबीर लोअर कास्ट में, एंड कबीर वॉज रेज्ड बाय इन फैक्ट वीवर फैमिली, मुस्लिम वीवर फैमिली। फिर कम्युनल हार्मनी पे, प्रमोशन पे फोकस किया, जैसे कबीर एंड गुरु नानक दे ट्राई टू ब्रिज द गैप्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज, अपने यूनिवर्सल स्पिरिचुअल मैसेजेस, जैसे गुरु नानक जी ने बोला वननेस ऑफ गॉड, कबीर के दोहे में यही सब चीजें लिखी हुई हैं। तो ये लिखना एग्जाम्पल, कबीर के दोहे, गुरु नानक देव के मैसेजेस, ये सब लिख कर आना। फिर encourage equality and brotherhood by promoting service to mankind as the highest form of devotion। तो यही चीज है। What is religion? Love of God and service to mankind, humanity as the highest form of devotion। सबने यही फोकस किया, रविदास, गुरु नानक जी, कबीर। एंड उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिच रीजनल लिटरेचर हुई। तो क्या हुआ? पोएट्री कंपोज करी उन्होंने हिंदी, तमिल, मराठी, तेलुगु में, जैसे कि तुलसीदास की रामचरितमानस इन अवधि। फिर क्या हुआ? म्यूजिकल रेनेसा आया भक्ति के साथ। तो भक्ति सेट्स कंपोज develop devotional songs and verses which led to न्यू म्यूजिकल ट्रेडिशन, जैसे कीर्तन, भजन। तो मासिस तक ले जाना था तो कीर्तन भजन शुरू हो गए। मासिस संस्कृत के श्लोक तो बोल नहीं सकेंगे, इसीलिए मासिस को कीर्तन भजन पे लेकर गए, एक्सेसिबल बनाया उनके लिए रिलीजन। जैसे मीराबाई के भजन, तुलसीदास की चौपाई, घर घर तक पहुंच गए वो। एंड जो हमारे चैतन्य महाप्रभु थे, उनकी भी यही सिग्निफिकेंस है। तो चैतन्य महाप्रभु ईस्ट में थे, नॉर्थ ईस्ट में थे, संकीर्तन्स, कीर्तन्स, इसी पर उनका ज्यादा फोकस था वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट में। एंड वुमेन पार्टिसिपेशन आई, वुमेन फोरफ्रंट पर आ गई, चैलेंज मीराबाई जैसों ने पैट्रियार्कल नॉर्म को चैलेंज किया। तो ये ध्यान में रखना कंट्रीब्यूशन क्या है, भक्ति में, सूफी में, दोनों में ये चीज चल जाएगी। तो उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया, उन्होंने हिंदुइज्म में, उन्होंने इस्लाम में कास्ट हायरार्की की खत्म करने की बात की, कम्युनल हार्मनी की बात की, इक्वालिटी, ब्रदरहुड पे फोकस किया। लिटरेचर आई, ऐसे सूफी में भी आगे आगे हम देखेंगे। फिर म्यूजिकल रेनेसा हुआ और वुमेन्स पार्टिसिपेशन हुआ। ठीक है। सो इसके लिए इफ यू वांट टू मेक अ निमोनिक, कोई निमोनिक बना लेना मीराबाई से लिंक कर कर कि ओ वॉच मीराबाई, तो ये सब पॉइंट्स के बेसिस पर अपना निमोनिक बना सकते हो। फिर फीमेल पोएट सेंट्स कौन सी थी? अब कोई क्वेश्चन आया, मान लो कि भक्ति मूवमेंट में फीमेल पोएट सेंट्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो उनके नाम हाईलाइट करो। सो जस्ट रिमेंबर दीज 4 और 5। मीराबाई सबको पता है, डिवोटी ऑफ कृष्ण जी, कंपोज भजन। ऐसे ही तमिलनाडु में थी अंडाल देव। तो अंडाल ध्यान से रखना, नाम याद रखना। तमिल लिटरेचर की कहीं पर भी बात हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो वहां पर मुझे ये नाम चाहिए। भक्ति मूवमेंट में फीमेल पोएट्स की बात हो, वहां पर मुझे ये नाम चाहिए। सो ओनली फीमेल अल्बरा सेंट एंड शी कंपोज तिरुपावी इन तमिल एक्सप्रेसिंग डिवाइन लव फॉर विष्णु जी। ऐसे ही अक्कम देवी कर्नाटका में, शिव जी की, शी कंपोज वचनास। फिर लाल देड़ या लल्लेश्वरी, ये इंपॉर्टेंट है, लाल देड़ लल्लेश्वरी कश्मीर की है। एंड जनाबाई, नाम से ही पता चल रहा है, महाराष्ट्र, डिवोटी ऑफ विठोबा। सो इनके नाम याद रखना, मीराबाई, अंडाल, लालदेड़, लल्लेश्वरी, जनाबाई और अक्कम देवी। इसके बाद चलते हैं भक्ति लिटरेचर पे। तो भक्ति लिटरेचर किस किस टाइप की आई? तो सबसे पहले तो क्या किया, मासेस तक एक्सेस दिलवानी है, वर्नाकुलर में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड वही रामचरितमानस तुलसीदास की, फिर मीराबाई के भजन, कबीर के दोहे, फिर इसके अलावा अंडाल का तिरुपवाई,
वचनास बाय अक्कम देवी एंड तमिल वेदा आया। नो ये तमिल वेदा आगे तमिल लिटरेचर में भी पढ़ाऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है तमिल वेदा इज दिव्य प्रबंधम। जब भी लिटरेचर तमिल लिटरेचर की बात होगी उसमें ये आएगा ही आएगा। आगे दो तीन और हैं वो भी बताऊंगा मैं, पुट्टू पुट्टू एटसेट्रा। सो तमिल वेदा याद रखना। दिव्य प्रबंधम, इसमें क्या है, डिवोशन टू विष्णु। एंड इसके अलावा तेवरम, तेवरम इज शिव, शिव जी का भक्ति लिटरेचर। सो मल्टीपल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में आया, इट इज नॉट जस्ट इन हिंदी, अपना अवधि एटसेट्रा, बाकी सब में भी आया। तमिल में भी लिखना है एग्जाम्पल कि तमिल वेदा आया, तिरुपवाई आया, ऐसे ही कन्नड़ में वचनाज आए अक्कम देवी के। सो सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने एक्सेसिबल बना दिया। फिर चलते हैं सूफी मूवमेंट पे। तो सूफी तो समझ में आ गया, भक्ति यही था, रिलीजन को एक्सेसिबल बना दिया, ट्रांसफॉर्म किया, पर्सनल डिवोशन पे फोकस किया ओवर रिचुअलिज्म। नाउ व्हाट इज सूफी? सूफी मूवमेंट क्या थी? व्हाट हु वर सूफीज? तो सूफीज वर मिस्टिक्स हु कॉल्ड फॉर लिबरलिज्म इन इस्लाम। इस्लाम में लिबरलिज्म की बात करी थी उन्होंने। अब इसमें तुम्हें सारे पॉइंट्स भक्ति से ही उठाने हैं, बस एग्जाम्पल डाल देना सूफी सेंट्स के, बट याद रखना मीराबाई का सूफी सेंट में मत डाल देना एग्जाम्पल। So Sufi movement was mystical dimension emphasizing on love, devotion and unity with God over rigid formalism. So it originated in the Islamic world. It reached India by 11th century and flourished during Delhi and Sultanate and Mughal period के टाइम पर। तो इनके लिए भी रिलीजन का पर्पस क्या था? लव ऑफ गॉड एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रैक्टिस ऑफ जिक्र। अब जैसे उसमें हमारे भजन कीर्तन चौपाई दोहे ये सब चीजें आती हैं, तो इसमें क्या है? इसमें है जिक्र, चैंटिंग, सिलसिला, सिलसिला बांध दिया, स्पिरिचुअल लीनिएजेस, समा, म्यूजिक, एंड दे ऑर्गेनाइज समा बांध दिया। तो दे ऑर्गेनाइज समाज टू अराउज मिस्टिकल एक्सप्रेसी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सूफी में जो जो रेड मार्क किया है वो कीवर्ड्स प्लीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो कीवर्ड बेस्ड प्रिपरेशन यही होती है, कोई टॉपिक उठाओ, समझ लो कि हाँ ये पढ़ लिया, ये पॉइंट्स लिखने हैं, अब उसके बस पॉइंट्स पूरे याद नहीं रहेंगे, तुम्हें कीवर्ड्स याद रहेंगे कि हाँ इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उससे पॉइंट जनरेट करो, एग्जाम्पल दे दो या फिर निमोनिक बना लो। तो सूफी में ध्यान रखना, समा, सिलसिला, ऐसे ही म्यूजिक से इन्फ्लुएंस किया, कवाली, फिर एंकरेज द ग्रोथ ऑफ लिटरेचर तो होगी होगी, सो पर्शियन लिटरेचर, उर्दू, फिर लोकल वर्नाकुलर में भी। एंड प्रोमिनेंट सूफी सेंट्स कौन से हमारे, याद रखना इनके नाम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज भी उन्हें बोलते हैं, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर। तो वही सब बातें बोली उन्होंने भी कि लव टू ह्यूमैनिटी करो, एम्पावरमेंट ऑफ वो करो, सर्विस करो, पुअर को टॉलरेंस की बातें करी। फिर आते हैं हमारे निजामुद्दीन औलिया। अब ये थे हमारे चिश्ती ऑर्डर के। अब इनमें मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, सारे ऑर्डर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा फरीद, इनकी थी पंजाबी में, याद रखना बाबा फरीद पंजाबी में, तो उर्दू, पंजाबी, पर्शियन सारी लैंग्वेजेस में थे। फिर शाह वलीउल्लाह दहलवी, इन्होंने ट्रांसलेट की कुरान, एंड अमीर खुसरो। अब ये सारी डिटेल में चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, प्राइमरली तुम्हारा क्या है, तुम्हें बस इनके नाम याद रखने हैं। फिर ये जो पॉइंट्स थे यहाँ पे ना, इनके आगे एग्जाम्पल लिख देना। जैसे एम्पावरमेंट, लव, कंपैशन की बात करी तो बोल दो एग्जाम्पल, हमारे ये मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा जी को हम गरीब नवाज बोलते थे, प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर, इन्होंने यही बातें करी हैं। तो ऐसे बस वो जनरल से स्पेसिफिक बन जाएगा मेरा पॉइंट जब मैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही उनको वहां पर एग्जाम्पल्स को स्प्रिंकल करना है, यूज करना है अपने आंसर्स में। अब पर्टिकुलर उन्होंने ये स्पेसिफिक चीज करी थी, बहुत ही स्पेसिफिक, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये सिंपल चीजें हैं, कबीर के दोहे, मीरा भाई के वचन, बस इतना पता होना चाहिए। ऐसे ही आमिर खुसरो ने भी बहुत चीजें करी होंगी। सो प्राइमरीली था, ही वॉज हिंदवी पोएट्री, कव्वाली पे फोकस था, एंड ही प्रमोटेड कॉम्पोजिट कल्चर, जो गंगा जमुना तहजीब भी बोलते हैं। तो जब भी कम्युनल हार्मनी वाला पॉइंट लिखना हो, इक्वालिटी की बात करनी हो, ब्रदरहुड की बात करनी हो, तो लिख दो यहाँ पर एग्जाम्पल, अमीर खुसरो, गंगा जमुना तहजीब, प्रमोटेड कॉम्पोजिट कल्चर। सिंपल बन गया एक बहुत ही बढ़िया अच्छा पॉइंट। दिस इज हाउ यू स्कोर इन मेंस। मेंस इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज को भी कैसे वहां लिखना है, अप्लाई करना है, बहुत मैटर करता है वो।
ऑलराइट? बिकॉज़ कितना भी पढ़ लो, वहाँ पर मुझे 7 मिनट्स में आंसर्स लिखने हैं। इतना टाइम नहीं रहता और अभी मुझे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, रिवाइज़ करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। सो इसीलिए मेन कीवर्ड्स पे ध्यान दो, कीवर्ड्स बेस्ड याद रखो चीज़ों को, इंट्रो कंक्लूजन रट लो, प्रैक्टिस करो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अप्लाई करोगे। एक बार फ्लो बन गया, देन नो वन कैन स्टॉप यू। बहुत ईज़ी है, आसानी से हो सकता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड कंट्रीब्यूशन। तो वही भक्ति लिटरेचर का यही सब बता देना, मासेस तक अवेलेबल करवाया उन्होंने एंड क्या-क्या फीचर्स थे उसमें एंड ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स डाल देंगे। फिर भक्ति मूवमेंट, एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये इसमें ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो इसमें आंसर बनाकर लिखना पड़ेगा। सो 15 मार्कर का था ये ऊपर से। तो रिमार्केबल ओरिएंटेशन कैसे मिली चैतन्य महाप्रभु के आने पर, वो बताओ। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्टली भक्ति मूवमेंट क्या है, कौन-कौन उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, कॉन्ट्रिब्यूशंस क्या थे, वो अगर चाहो तो हब एंड स्पोक बनाकर भी फीचर्स लिख सकते हो। तो वो ज़रूर मेंशन कर देना। उसके बाद यू कैन डायरेक्टली जंप टू श्री चैतन्य महाप्रभु के कॉन्ट्रिब्यूशंस पे। अब उसी से पॉइंट उठा लो एंड लिख दो कि हाँ, ये किया। अब इसमें बस तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कीर्तन पे फोकस किया, वैष्णवाइट थे। बाकी पॉइंट्स यहाँ पर बनाने पड़ते हैं। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। क्योंकि हर चीज़ के लिए वी कैन प्रिपेयर 80% 90% थिंग्स, बट 10% बाउंसर्स कुछ आते ही है, जिसमें हमें पूरा आंसर नहीं आता होता, कुछ पार्ट आता होता है। तो वो छोटे सी लिमिटेड नॉलेज से पूरा बनाकर लिखना पड़ता है। ना भले ही उसमें 15 में से 7-8 नहीं देगा, 5-6 तो देगा। एवरी मार्क मैटर्स, वहाँ छोड़ना नहीं है खाली। ऑलराइट? फिर सूफी एंड मेडिवल मिस्टिक सेंट्स। अब ये पढ़ लिया था, आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन अब दोबारा आएगा। सो समझ गए, ये भक्ति सूफी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट थीम है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन ट्रैवलर्स। अब फॉरेन ट्रैवलर से एक ही क्वेश्चन पूछा है उसने अभी तक, ये कि चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स का बताओ क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, कैसे कंट्रीब्यूट किया। सो तुम्हारे लिए व्हाट आई हैव डन इज क्लासिफाई कर दिया ग्रीक, चाइनीज, अरब, पर्शियन, यूरोपियन। कोई भी फॉरेन ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन आए तुम्हें इससे स्टार्ट करना है that India is a country with glorious past and this past was captured by various travelers। पहली लाइन ही अपने आंसर की इंट्रोडक्शन में ये लिख देना। India is a country with glorious past and this past was captured by various travelers। Now what you have to do, ये नोट्स ये सारी चीजें मिल रही हैं, बट प्लीज इन्हें प्रैक्टिस करना, अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है। वो अप्लाई नहीं करोगे तो फंस जाओगे, समझ में नहीं आएगा। सो पढ़ो, इन्हीं को ही मल्टीपल रिविजन्स देनी है, नए नए सोर्सेस मत ढूंढो। मेन 365 पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, पहले ये सारे अपने स्टैटिक बेसिक चीजें कवर करो। यही यही तुम्हारा मेंस क्लियर करवाएंगी। फिर द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, दे सर्व एज अ क्या दिखाएंगे, हिस्टोरिकल सोर्सेस, आउटसाइडर पर्सपेक्टिव दिखाएंगे, कैसी हमारी सोसाइटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन था एंड फर्दर एनरिच अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉस कल्चरल इंटरैक्शंस। सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहले ये लाइन तो रट लेना, इंडिया इज अ कंट्री विद ग्लोरियस पास्ट एंड दिस पास्ट हैज बीन कैप्चर्ड बाय वेरियस ट्रैवलर्स। मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे उन्होंने फोकस किया है, जैसे सोसाइटी, हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया है। सिंपल सी चीज। ग्रीक याद रख लेना, देखो कौन आया था वो याद रखना, किसके टाइम पर आया था, कौन सी बुक लिखी थी, ये 3 चीजें जरूर याद रख लेना। बाकी पॉइंट्स वहां अपने आप जनरेट कर लिख लेना। किस किस की चीज की बातें करेंगे वो। कोई भी ट्रैवलर आएगा वो सोसाइटी की बात करेगा कि सोसाइटी में क्या है, वुमेन का स्टेटस क्या है, कैसी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, ठीक है। फिर किंगडम, कोई राजा से मिलेगा, उसकी बात करेगा, उसके कोर्ट सीन्स कैसे थे, क्या होता था। फिर क्राइम एक्सेट्रा की बातें की हैं। उसके अलावा रिलीजन, कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो होता था या नहीं होता था, कैसी प्रैक्टिसेस थी, ये सब चीजें ही तो उन्होंने मेंशन करी है वहां पर। फिर उनके टेक्स्ट पढ़ेगा, अपने टेक्स्ट के साथ उसका लिंक मेंशन करेगा, कस्टम्स प्रैक्टिसेस का। सो यही सब चीजें हैं। उसके अलावा वही कोर्ट सीन्स में जाएगा, वहां पता चलेगा, राजा से मिलेगा, कोर्ट की उनकी कैसी प्रोसीडिंग्स होती थी, सब चीजें उसमें मेंशन होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। सो पॉलिटी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन,
सोसाइटी तो वो जो हमारा जीएस का सिलेबस है ना, वही सारे इसमें पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। सो वही इसमें डिपिक्ट हो रहे हैं चीज़ों में। अंडरस्टूड? इंटरनल सिक्योरिटी, क्राइम था या नहीं, सारी चीज़ें तो वही हैं। तो वही अकाउंट्स उन्होंने डिपिक्ट किए हैं। तो उसी के बेसिस पर यू विल हैव टू जनरेट द पॉइंट्स। सो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर इंडिका लिखी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी की बात करी और इंपॉर्टेंट था नो स्लेवरी एंड वुमेन की पोजीशन। फिर चाइनीज ट्रैवलर फाहिन और ह्यूनसैंग, फाहिन आया था विक्रमादित्य के टाइम पर, चंद्रगुप्त टू बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस, तो रिलीजन आ गया, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस बताई, अर्बन लाइफ बताई, एडमायर्ड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, किसी में भी लिख दो ये पॉइंट। ह्यूनसैंग हर्षा के टाइम पर आया, नालंदा का डिटेल एजुकेशन सिस्टम बताया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करी, कास्ट डिस्टिंक्शन, रिलीजियस टॉलरेंस, ये देखो कितने बढ़िया पॉइंट है। अब रिलीजियस टॉलरेंस मुझे लिखना हो तो मैं यहाँ पर भी तो लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऑलराइट, सो यही खेलना है वहां पर, ऐसे ही पॉइंट्स बनाने होते हैं। ये नहीं कि 10 मार्क के क्वेश्चन में मैं खाली 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख कर आ गया, मेरा आंसर हो गया। 10 पॉइंट का क्वेश्चन है, मेरी इंट्रोडक्शन आएगी, कंक्लूजन आएगी, उसके बाद एटलीस्ट बीच में 7 8 पॉइंट्स, अगर और भी आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, तो पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स लिख कर आओ। फिर अरब एंड पर्शियन ट्रैवलर्स, अल-बिरूनी मोहम्मद गजनी के साथ आया था, उसने लिखी थी किताब उल हिंद, ये रट लेना, ये लिटरेचर में भी, ये देखो अब ये सारी जो इनकी चीजें हैं ना, वो आगे लिटरेचर पे जो क्वेश्चन आएगा उनमें भी काम आएंगी। सो अल-बिरूनी की किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसमें बताया था इंडियन रिलीजन, साइंस, कल्चर सब के बारे में। फिर हिंदू कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस टेक्स्ट जैसे वेदास, पुराणास, कास्ट सिस्टम। देन आते हैं इब्न बतूता, मोरक्कन, तुगलक के अंडर, he served under Muhammad bin Tughlaq and described Delhi सल्तनत। फिर यूरोपियन आए, मार्को पोलो आया, बारबोसा आया पोर्चुगीज से, एंड ही डिटेल्ड विजयनगर, मालाबार कोस्ट ट्रेड उसके बारे में बताया, एंड फ्रैंको बर्नियर आया मुगल कोर्ट में, औरंगजेब की एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी को बताया। सिंपल चीज है, तो वही इन्हें हमें बताना होता है ना। इंपॉर्टेंस क्या होगी चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स की इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो वही तो है, अगर यही सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे वही सब तो वो बताएंगे। तो लिख देना चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स, और उसमें तुम स्पेसिफिक अलग अलग मत लिखना, चाइनीज एंड अरब। सो एक सिंगल सब हेडिंग भी डाली जा सकती है, चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स की क्या सिग्निफिकेंसी क्या थे। सो व्हाट यू कैन डू इज पहले एक डायग्राम बना देना जिसमें दिखा देना कि चाइनीज वाले कौन कौन से आए थे, उसमें फाहिन ह्यूनसैंग मेंशन कर देना, फिर अरब के ऐसा बनाकर दिखा देना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि तुम्हें पता है कि कौन कौन आए थे। फिर लिख दो क्या था, क्योंकि सिमिलर ही चीज है, सिमिलर ही पॉइंट्स है। फिर भी इफ यू वांट और ज्यादा स्ट्रक्चर देना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाएगा कि चाइनीज थे, ये थे, एंड क्या क्या उन्होंने इंपॉर्टेंस है, वही सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, सारी चीजों के बारे में लिखा। ऐसे ही अरब ने भी सिमिलरली आकर लिखा। फिर कंक्लूजन आ जाएगा एक कि दस दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग हमारा कल्चरल हेरिटेज, क्रॉस कल्चरल इंटरैक्शंस, एंड आज भी दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर हिस्ट्री, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो यहाँ कीवर्ड लिखा हुआ है वो यूज कर लेना कंक्लूजन में। समझ गए कैसे आंसर लिखना है इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना लिटरेचर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर पे 20 में आया, 13 में आया है, 20 में आया है, फिर से चांसेस हैं लिटरेचर पे आने के। सो नाउ सबसे पहले लिटरेरी वर्क्स नॉट ओनली डॉक्यूमेंटेड political development but they also reflected the social ethos, cultural values, intellectual spirit of dash। अब ये मेडिवियल है, मेडिवियल लिख दो, एंशिएंट लिख दो, जो लिखना चाहो उसमें फिल कर कर भर लेना। सो डायरेक्टली लिटरेचर पर ही हम इसको इंट्रोडक्शन एज इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। तो वही वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट लिटरेचर ऑल एनकम्पासिंग थी, उस टाइम की सोसाइटी, कल्चर, सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती थी, इंटेलेक्चुअल स्पिरिट भी। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे इंट्रो में। सो डायरेक्टली रट लेना, याद रख लेना। अब लिटरेचर अलग अलग टाइप्स के हैं, उसने पूछा है पर्शियन लिटरेचर पे पूछा है, संगम लिटरेचर पर भी पूछा है। सो इसमें क्या है, बेसिक चीजें समझ लो, किसमें क्या दिया हुआ है वो तुम्हें सबको पता है, बट अब वहाँ पॉइंट्स कैसे लिखने हैं और उनके साथ एग्जाम्पल्स कैसे लिखने हैं वो समझो।
देखो पहले व्हाट वी हैव इज वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर संस्कृत में वेदास, वही सारी चीजें ऋषिज ने बनाई, हिम्स, सेक्रीफाइसेस, मिस्ट्रीज, सब कुछ है। फिर अब वो अगर क्वेश्चन आए कि कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो कैसे करेगी? सोसाइटल चीजें हमारी कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रैक्टिसेस दे रही है, नेचर वर्शिप पे फोकस है, ये सारी चीजें वहां पर हमें पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। फिर उपनिषद, मोक्षा, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गुरु शिष्य परंपरा से लिंक्ड है। फिर पुराणास, पुराना का मतलब क्या होता है? द वन विच रिन्यूज द ओल्ड। इसमें क्या है? मैथोलॉजिकल स्टोरी, सेजेस, किंग्स, क्रिएशन। सो यही सब चीजें हैं। कोड, अब देखो पहले रिलीजन, फिलोसफी, ह्यूमन कंडक्ट, मॉरल कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट, कैसी लाइफ होनी चाहिए, वो सब चीजें थी। फिर मेटाफिजिकल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, वो सब चीजें आ गए। मोक्ष कैसे मिलेगा, कैसे हमें सैक्रिफाइसेस करने हैं, क्या प्रैक्टिसेस करनी है जिससे हम ले सकते हैं, ये सब चीजें आ गई। फिर उसके बाद किंग्स, सेजेस, इन सब की स्टोरीज आ गई। क्रिएशन कैसे हुई, डिस्ट्रक्शन कैसे हुई, तो वो सारी चीजें आ गई हमारी पुराणों में। तो वही सब चीजें हम बता सकते हैं इन द पॉइंट फॉर्मेट, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रिफ्लेक्ट करते हैं ये। सिमिलरली क्लासिकल लिटरेचर में एपिक्स हो गए, रामायण, महाभारत। फिर पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट। अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क सबको प्रीलिम्स में हमने पढ़े हैं, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लेना, जैसे कालिदास के क्या है, शूद्र का मृच्छिका कटिका, फिर मुद्रा राक्षस का, विशाखदत्त का, ऐसे ही मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, कौटिल्य। अब इसमें क्या सब बातें की हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में? राजधर्म की बात की है, पॉलिटी की बात की है, क्या होने चाहिए, सप्तांग थ्योरी हो गया, षटगुण सिद्धांत हो गया, स्टेट क्राफ्ट हो गया, यही सारी चीजें इनमें मेंशन्ड है। ऐसे ही धर्मशास्त्र ले लो, मनुस्मृति ले लो, उसमें सोसाइटी, इकोनॉमी एक्सेट्रा सारी चीजें वही है। तो यही सब चीजें इसमें है, एंड वही हमें चीजें लिखनी होंगी वहां पर कि ये रिफ्लेक्ट करती हैं। फिर साइंस एंड मेडिसिन की है हमारे पास, आर्यभट्टिया, चरक संहिता। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर रिलीजियस टेक्स्ट आ जाते हैं, रिलीजियस लिटरेचर आ जाती है। राइट, तो पहले इनिशियली सोसाइटी, मोरल कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट, फिर पॉलिटी, स्टेट क्राफ्ट, सारी चीजें हो गई। उसके बाद रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, त्रिपिटका, फिर जातका टेल्स, जैन टेक्स्ट, ये सब प्राकृत पाली लोकल लैंग्वेजेस में आने लग गए। तो वही सब हमें वहां लिखना है आंसर्स में, अगर क्वेश्चन आता है। फिर तमिल लिटरेचर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। तो कुछ तमिल इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जो पता होना चाहिए। संगम अभी आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। एंड इसमें हमें क्या याद रखना है, एक तो तमिल वेद बता दिया था, दिव्य प्रबंधम, एवरम भी बता दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज पट्टू पट्टू, याद रख लेना, ये लिखना कीवर्ड। कभी भी तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर की बात हो तो पट्टू पट्टू लिख देना, और तोल की पय्यम लिख देना, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ये तोल की पय्यम। ग्रामर टेक्स्ट, तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हें सब्जेक्ट आता है। अगर तुमने किसी के सामने ये बोल दिया तो उसे पता है कि तुम्हें सब्जेक्ट आता है, वहां यही दिखाना है मुझे। ऑलराइट, सो अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर पोइट्स कौन थे हमारे? तिरुवल्लुवर और अंडाल। अंडाल हमने बताया था भक्ति सेंट, फीमेल भक्ति सेंट। तो यही लिखना है वहां पर। तो ध्यान रखना, पट्टू पट्टू, तोल की पय्यम, फिर तेवरम और तमिल वेद, दिव्य प्रबंधम। अंडरस्टूड? पर्शियन एंड इंडो पर्शियन लिटरेचर पे उसने भी पूछा है क्वेश्चन, तो इसमें भी क्या होगा, इसको भी देखें। तो पर्शियन लिटरेचर कैन बी कैटेगराइज कैसे? हिस्टोरिकल टेक्स्ट, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। सो जो फॉरेन ट्रैवलर्स आएंगे एक्सेट्रा, बाकी यहाँ पर आएंगे तो उन्हीं के बारे में बुक्स होंगी, एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स ही होंगी। फिर ट्रैवल अकाउंट्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस पोइट्री एंड मिस्टिसिज्म। फिर क्या होंगे? ट्रांसलेशन एफर्ट्स होंगे, एंड हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस में चीजें थी उन सबको ट्रांसलेट करेंगे पर्शियन में। सो यही हुआ। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टर्क्स, मुगल्स, जब वो 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इंडिया में आए। एंड उसके बाद क्या हुआ? पर्शियन इमर्ज एज ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई। इसमें क्या दिखते हैं हमें? हिस्टोरिक क्रॉनिकल्स, जैसे अबुल फैजल का अकबरनामा, फिर एन ए अकबरी। अब इसमें क्या है? एन ए अकबरी सीधा एग्जाम्पल लिखकर आ जाओ कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? अकबर की पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस एंड कल्चर ऑफ मुगल कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रैवल अकाउंट्स, अलबरूनी की किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, पूरी वही बताया था। इब्न बतूता की रिहला हो गई, एंड पोइट्री एंड मिस्टिसिज्म, आमिर खुसरो,
सूफी पोएट, पर्शियन लोकल थीम से फोकस किया एंड उसके बाद गंगा जमुना तहजीब भी था। यहाँ बताया था ना इसमें दिस। सो वही चीज है ये भी। फिर उसके बाद फैजी कंपोज पर्शियन पोएट्री एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हुई हमारी ट्रांसलेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज, जैसे कि हमारी महाभारत, रामायण, उपनिषद दे वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर अकबर्स पैट्रोनेज। उसके अलावा है हमारी ऑटोबायोग्राफीज या फिर इनकी बायोग्राफीज आई, जैसे अकबरनामा, बाबरनामा, शाहजहांनामा, वो सब चीजें आ जाएंगी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पर्शियन टेक्स्ट बनेंगे। अंडरस्टूड। तो इसी तरह से इनको पढ़कर समझना है, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, ट्रैवल अकाउंट्स, पोइट्री एंड मिस्टिसिज्म, और फोर्थ इज हमारा ट्रांसलेशन एंड हमारा नॉलेज एक्सचेंज। क्लियर। फिर पंजाबी में भी कुछ आई हमारी, जैसे भक्ति सूफी पोएट, हमारे पोएट थे बाबा फरीद, बुल्ले शाह, गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्होंने लिखी। सो यही है बेसिक हमारा लिटरेचर समझना जरूरी। सो क्या क्वेश्चन पूछा है, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज। तो हमारी इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू हो सकती है कि पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस डॉक्यूमेंटेड अपनी उस टाइम की स्पिरिट, सोशल एथोस, कल्चरल वैल्यूज एक्सेट्रा, इंटेलेक्चुअल स्पिरिट ऑफ मेडिवियल इंडिया, क्योंकि पर्शियन मेडिवल के टाइम पर ही था। यही पूछा उसने, मेडिवल इंडिया, तो वो लिख देना डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में। नाउ हाउ आर दे रिफ्लेक्टिंग इट, तो लिख दो कि हिस्टोरिकल क्रॉनिकल से हमें उनकी सोसाइटी एटसेट्रा ये सब चीजें पता चलती है, क्या हो रहा था वहां पर। फिर ट्रैवल अकाउंट एंड ऑब्जर्वेशन से ये सब चीजें देखने को मिलती है। पोइट्री एंड मिस्टिसिज्म, रिलीजन, फिलोसफी एटसेट्रा, उससे लिंक कर कर बताओ। एंड ट्रांसलेशन, नॉलेज एक्सचेंज वाले पार्ट में ये सब चीजें बता दो। कल्चरल एसिमिलेशन हो रहा था, यही तो हुआ, कल्चरल एसिमिलेशन ही तो हो रहा था मेडिवल इंडिया में, तो वही चीज हमें बतानी है। सो उसी के बेसिस पर ये सब लिटरेचर डेवलप हो रही थी। सिंपल। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे हम। फिर संगम लिटरेचर पे चलते हैं। अब संगम लिटरेचर में कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, वो जरूरी रहेंगे हमारे लिए। तो संगम क्या था, संगम्स वर ऑर्गेनाइज, पांड्या डायनेस्टी ने करवाए थे। कंपोज्ड है ये संगम लिटरेचर, उसमें क्या हुआ था, तो सारे पोएट्स सब आकर मिलकर डिस्कशन करी और बहुत सारा लिटरेचर उस टाइम पे कंपोज हुआ था। तो पर्टिकुलर पीरियड थे ये। तो संगम लिटरेचर इज कंपोज्ड इन एंशिएंट तमिल। इट इंक्लूड्स वर्क लाइक्स एथुथोगाई, 8 एंथोलॉजीज, पट्टू पट्टू, तोलकापय्यम। बस ये 3 जरूर याद रख लेना। तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर की बात होती है तो पट्टू पट्टू, एथुओगाई, तोलकापय्यम आना चाहिए। ग्रामर टेक्स्ट, तोलकापय्यम ब्रैकेट में लिख देना ग्रामर टेक्स्ट। सो अब इसका क्या फोकस था, सो इट लैक्स अ क्रोनोलॉजिकल पॉलिटिकल नरेटिव, बट पॉलिटिकल नरेटिव नहीं है उसमें, बट इसने क्या दिया है, सोशल इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर एम्फोसाइज किया है, उस पे हमें इंसाइट्स मिलते हैं। यही उसने क्वेश्चन पूछा था कि दो इट इज नॉट मच यूजफुल, पॉलिटिकल हिस्ट्री का ज्यादा उसमें जिक्र नहीं है, बट ऑन दी अदर हैंड वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छे से बता पाती है, वो ही बताना था। सो याद रखना, एंशिएंट तमिल में थे संगम्स, क्या थे, 3 संगम्स वर ऑर्गेनाइज इन मदुरई अंडर पांड्या पैट्रोनेज। एंड इसमें होता है हमेशा 2 मेजर स्कूल्स आते हैं। जितनी भी हमारी इनकी पोएम्स थीम्स हैं सब 2 थीम्स में क्लासिफाइड है, अहम एंड पुरम। सो अहम डील्स विद हमारा इनर सेल्फ, जैसे कि हमारा लव, इमोशंस, इनर लाइफ। ऑन दी अदर हैंड जो पूरम है दैट डील्स विद हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जैसे वॉर, किंगशिप, पब्लिक लाइफ, हीरोइज्म। सो याद रखना, जब भी संगम आए अहम पूरम हमेशा लिख कर आना वहां पर। फिर मेजर वर्क्स 3 बता दिए मैंने, तोलकापय्यम, पट्टू पट्टू और एतितोगाई। फिर वही था, सारी चीजें, पोएट सारे सेक्शन से आए। पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, बट किंग्स के नाम मेंशन्ड है। एंड प्रोवाइड डिटेल ऑफ सोशो इकोनॉमिक लाइफ। अब सोशो इकोनॉमिक लाइफ की जब भी बात होगी तो क्या होगा, उनके रिलीजन का कैसा था, कास्ट स्ट्रक्चर क्या था, हिरार्की कैसे होती थी, फिर फैमिली, फेस्टिवल, यही सारी चीजें तो उसमें बतानी होती हैं, तो वही लिख देना, वो सब चीजें उसमें डिनोट की है, डिपिक्ट की है। एंड इट हैज मेंशन्ड 5 इकोनॉमिक जोन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक लाइफ में क्या बताएगा, क्या इकोनॉमिक लाइफ थी तब, एग्रीकल्चर, ट्रेड और कैटल एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब चीजें उसमें अच्छे से डिपिक्ट की हुई हैं। फिर क्वाइन वेट्स, थ्राइविंग मार्केट प्लेसेस, कैसे ट्रेड होती थी बता देना, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड दिया हुआ है उसमें, ये सब चीजें। सो
यही उसी के अराउंड विल हैव टू बिल्ड अवर आंसर। इतना ही पढ़ना है इसमें। संगम के लिए संगम में जाकर इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि संगम से बाहर ही ना आ पाओ। सो विल हैव टू स्टडी दिस एंड इस कंटेंट को स्मार्टली फिर इस आंसर में विल हैव टू यूज। दिस इज द गेम ऑफ मीन्स, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। बिकॉज 90 डेज में सब पढ़ना, रिवाइज करना, लिखना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट दैन प्रीलिम्स। सो जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं वो याद रखो। अब जैसे मैं बोलूं संगम, तो संगम में मुझे याद आना चाहिए पांड्या, मदुरई, तीन संगम, फिर टोलकापय्यम, पट्टू, इटी चौकाई। ऑलराइट, फिर अहम पूरम। उसके अलावा सोसाइटी इकोनॉमी की बात की है बट पॉलिटी की बात नहीं की। अब उसी के अराउंड मैं कोई भी आंसर लिख दूंगा, संगम पे कुछ भी पूछने दो उसको, इतना बढ़िया आंसर लिख सकता हूँ मैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज। कोई भी टॉपर देख लेना, सबने ऐसे ही 1 पेजर नोट्स इसीलिए बनाए एंड अल्टीमेटली कीवर्ड बेस्ड रिवीजन ही करी। सो जो सक्षम के साथ मैंने सेशन लिया था AIR 83 सक्षम भाटिया के साथ, उसने भी यही बोला ना एंड में, PSIR में भी, GS में भी, कि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम्हें गैप मिलता है तो कीवर्ड्स ही याद आते हैं, वही वहां पर तुम्हें अंडरलाइन करने हैं, बॉक्स करने हैं, दिखाने हैं। फिर आता है हमारा विजयनगर। नाउ विजयनगर पे दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन। सो क्या पूछा था कि कृष्णदेव राय द किंग ऑफ विजयनगर वाज नॉट ओनली एन अकम्प्लिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट वाज आल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। ठीक है, तो बोला, पूछा कि वो खुद भी एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर था बट वाज आल्सो अ ग्रेट पैटर्न, तो वो बताना है हमें। सो विजयनगर की जब भी बात हो तो इससे स्टार्ट कर लेना कि विजयनगर किसने फाउंड किया था? हक्का बक्का ने। सो हरिहरा ऑल्सो नोन एज हक्का एंड हिज ब्रदर बक्का ऑफ द संगम डायनेस्टी ने फाउंड किया था। इट इमर्ज एज ए पावरफुल साउथ इंडियन किंगडम एंड fostered a rich cultural and artistic legacy। देखो बार बार वही कीवर्ड, आर्टिस्टिक लेगेसी, कल्चरल लेगेसी, वही सब चीजें आती हैं। फिर इसमें ये भी लिख सकते हो, ये वाली लाइन इंट्रो में ही, अगर कृष्णदेव राय से लिंक्ड हो। The period saw a golden age of Telugu literature under Krishnadev Rai, who authored Amuktamaliyada। अब इसके फीचर्स क्या थे विजयनगर के? अब फीचर्स, अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, तीनों में से किसी भी चीज पर आ सकता है या तीनों को कंबाइन कर कर भी पूछ सकता है, तो एक ही बार में पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे। फीचर्स क्या थे? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, नायक्स थे, मिलिट्री प्रोग्रेस थी उनकी, लार्ज वेल डेवलप्ड आर्मी थी, ट्रेड एंड इकोनॉमी थी, वेल फ्लरिशिंग ट्रेड इनलैंड एंड ओवरसीज भी थी। फिर वही सोसाइटी हिरार्किकल थी, इंक्लूसिव थी, को एग्जिस्टेंट था, सोशो इकोनॉमिक रोल में टेम्पल मेजर रोल प्ले करते थे। अब ये मैं पॉइंट किसी भी आंसर में लिख सकता हूँ। एंड रिलीजियस टॉलरेंस थी। सिंपल। अब लिटरेचर में क्या था? तो कृष्णदेव राय एंड लिटरेचर में ये है कि गोल्डन एज था तेलुगु लिटरेचर अंडर किंग कृष्णदेव राय, हु ऑथर्ड, उन्होंने खुद भी लिखी थी अमुक्तमल्यादा। इसके अलावा 8 एमिनेंट पोएट्स थे इनके पास, जिनको हम बोलते हैं अष्टदिग्गजास। ठीक है, सो अष्ट मीन्स 8, अष्टदिग्गज 8 एमिनेंट पोएट्स भी थे, फ्लरिश इन हिज कोर्ट। उनमें से ही एक प्रोमिनेंट सबको पता होगा, तेनाली रामकृष्ण या तेनाली रमन। फिर लिटरेचर वाज एनकरेज मल्टीपल लैंग्वेजेस में, नॉट ओनली तेलुगु में बट संस्कृत, तमिल, कन्नड़ सब में थी। और इसके अलावा क्या लिखोगे लिटरेचर के बारे में? क्या क्या था? ट्रांसलेशन, तीन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ एंड सपोर्टेड टेम्पल इंस्क्रिप्शंस एंड रिलीजियस लिटरेचर। नाउ ये पॉइंट भी मैं किसी में भी लिख सकता हूँ। सो क्या किया? लिटरेरी कल्चर विद टेम्पल पैट्रोनेज से लिंक हो गया। सिंपल सी बात है, क्या किया? खुद भी लिखी, बाकी को भी प्रमोट किया, रीजनल लोकल लैंग्वेजेस में डेवलप हुआ, बाकी पैट्रोनेज में इनके मल्टीपल स्कॉलर्स आए, अष्टदिग्गज आए। सिंपल सी बात, बस इतना याद रखो। फिर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो आर्किटेक्चर में क्या है हमारा? फोर्टिफिकेशन था, विजयनगर वाज फोर्टिफाइड एंड अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आया, विजयनगर स्टाइल, जिसने सबको ब्लेंड कर लिया, चालुक्य, होयसाला, पांड्या, चोला ट्रेडिशन को। नोटेबल फीचर्स क्या थे इसमें? मैसिव गोपुराम्स, तो गोपुराम और ज्यादा बड़े बना दिए, जिसको हम बोलते हैं रया गोपुराम। ये कीवर्ड है, याद रखना, विजयनगर में आंसर में दिखना चाहिए रया गोपुराम। मल्टीपल मंडप्स होते थे एंड इसमें सेंट्रल मंडप को क्या बोलते थे? कल्याण मंडप।
इसके अलावा पॉलिश ब्लैक स्टोन पिलर्स, मोनोलिथिक स्कल्पचर्स, स्टेप्ड टैंक्स जिनको हम बोलते हैं पुष्कारनीज। सो ये ध्यान में रखना। क्या फीचर्स है? मल्टीपल मंडप, मैसिव रया गोपुरम, स्टेप्ड टैंक्स, मोनोलिथिक स्कल्पचर, पॉलिश ब्लैक स्टोन पिलर्स, पिलर्ड हॉल्स। फिर इसकी जो कैपिटल थी वो थी हम्पी, एंड दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हम्पी इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ रुइंस, क्योंकि बहुत प्लंडर किया था, 6 महीने तक बेचारी हम्पी को वॉज प्लंडर्ड। इसमें की मॉन्यूमेंट्स कोई विरूपक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल एंड लोटस महल। अब इसमें इसके अलावा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दे हैव यूज्ड ग्रेनाइट एंड यली मिथिकल क्रीचर्स के मोटिव्स देखने को मिलते हैं, एंड फंक्शनल वाटर स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम पुष्करनी पुष्करनी स्टेप टैंक्स हैं, एंड फंक्शनल वाटर स्ट्रक्चर्स भी हैं अंदर। फिर क्या है? इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना आर्किटेक्चर में। सो यही एसिमिलेशन है। तो डोम्स, तो द्रविड़ से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, गोपुराम्स भी आ रहे हैं, मंडप्स भी आ रहे हैं, स्टेप टैंक्स भी आ रहा है, और साथ ही इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ विजयनगर। चोलास वाला भी, द्रविड़ भी, साथ में अपना इस्लामिक इन्फ्लुएंस, डोम्स एंड आर्चेस। और जब कभी भी डोम्स एंड आर्चेस की बात हो, चाहे मेडिवियल में हो या हो, तो फिगर बनाकर दिखा देना कि ऐसे डोम्स, आर्चेस। अभी दिखाऊंगा आगे कैसे यूज करना है इसको। सो ये याद रखना, डोम्स एंड आर्चेस भी थे, साथ में यली मिथिकल क्रीचर्स भी दिखाए हैं, मल्टीपल मोटिव्स यूज किए। अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? तो कंक्लूजन में हमेशा करंट से लिंक करने की कोशिश कर सकते हो, ओवरऑल सिग्निफिकेंस बता सकते हो, प्रेजेंट टाइम में अगर कोई सिग्निफिकेंस है वो बता सकते हो। जैसे मधुबनी पेंटिंग पर आया तो उसमें हम बता सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर वाइडली स्प्रेड है, हर जगह पर यूज हो रही है, चाहे वो फैशन डिजाइनर्स यूज कर रहे हैं, कोई भी यूज कर रहा है। ऐसे ही विजयनगर एम्पायर वॉज सिंबल ऑफ कल्चरल ब्रिलियंस, लिटरेरी पैट्रनेज एंड आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर। इट्स कैपिटल हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच रिफ्लेक्ट क्या कर रही है? उसकी लेगेसी through its magnificent architecture, and it is rightly said that the city still retains its charm even in the ruins। तो याद रखना, जब भी विजयनगर हम्पी की बात हो तो हमेशा लिखना कि उसकी कैपिटल आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर इतना बढ़िया था कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह उसको रिकॉग्नाइज किया, एंड डिस्पाइट इन ruins it still retains its charm, even retains its charm even in the ruins। सो ये डायरेक्टली अपना कंक्लूजन में लिखना, और यहाँ पर विजयनगर का मैप बना देना कि ये एरिया था उसका, ये विजयनगर था, बस इतना ही बनाना है। कितनी देर लगेगी? 2 सेकंड में बन जाएगा। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये रहा, लिख दो नीचे फिगर, एक्सपेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर, सिंपल, बन गया तुम्हारा। अंडरस्टूड? तो ऐसे इसे हमें अप्रोच करना है। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन वाला। नाउ प्रिजर्वेशन पे कोई क्वेश्चन आया हुआ है एक बार 2018 में कि सेफ गार्डिंग द इंडियन हेरिटेज इज द नीड ऑफ मोमेंट डिस्कस। तो क्यों हेरिटेज करने की, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? तो इसमें क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पता होने चाहिए, कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें मेंशन कर देना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बस। सो इंडिया पोजेसेस अ वास्ट डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज, जिसमें सब कुछ लिख देना, केव पेंटिंग्स, रॉक कट स्कल्पचर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, क्लासिकल डांसेस, और रिफ्लेक्टिंग सेंचुरीज ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन। अब थ्रेट्स क्या है इनको? थ्रेट्स है अर्बनाइजेशन एंड इंक्रोचमेंट से। हम्पी देख लो, मेहरौली देख लो, सब कुछ घेर कर वहां पर घर बना रहे हैं, विच इम्पैक्ट्स द इंटेग्रिटी इनकी हेरिटेज जोन्स की। फिर पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बेस्ट एग्जांपल ताजमहल, सीधा लिखो, पॉइंट लिख दो कि पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से डिटीरियोरेशन हो रहा है। एग्जाम्पल ताजमहल का येलोइंग बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। फिर थेफ्ट एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इंडिया से बाहर लेकर चले गए। नटराज बेस्ट एग्जाम्पल, आइडल ऑफ नटराज, तमिलनाडु से बाहर है वो, लेकर चले गए थे, एंड इट वाज रिकवर्ड डिकेड्स लेटर। इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट बनी हुई है। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस एंड मेंटेनेंस, उन्हें उसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस पता ही नहीं, ऑलराइट, इसीलिए प्रिजर्व ही नहीं कर पाते। जैसे पट्टा चित्र, मधुबनी, वो समझते ही नहीं उनको, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी पोटेंशियल क्या है। सो उनकी पोटेंशियल नहीं पता, सो इसीलिए
दे आर नॉट बी प्रिजर्व्ड एंड डिक्लाइन होते जा रहे हैं। फर्दर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कम मिलता है एंड इसीलिए हमें गवर्नमेंट कम्युनिटी एफर्ट्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम चलाई हमने, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज चलाया। तो यही सिंपल चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इनिशिएटिव्स क्या है, पढ़ लेना। 2-3 स्कीम इंपॉर्टेंट है, जैसे अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम है, फिर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स है, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज है, और ये है इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन टूरिज्म के लिए, स्वदेश दर्शन स्कीम, पर्यटन पर्व, ये सब इंपॉर्टेंस है। फिर यूनेस्को के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हृदय पे फोकस किया, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल एजेंसी हमने बनाई हुई है। लेजिस्लेशन है, 2 एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है AMASR एक्ट, AMASR। सो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट्स, वो सब प्रोटेक्ट करता है मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को, रेगुलेट करता है कंस्ट्रक्शन नियर। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके 100 मीटर्स में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें इसी एक्ट में लिखी हुई है, AMASR एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 विच प्रिवेंट स्मगलिंग इलीगल एक्सपोर्ट्स। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 49 DPSP, स्टेट की ऑब्लिगेशन है मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए डिक्लेयर करो, प्रोटेक्ट करो। ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटी भी है, तो DPSP भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है। वैल्यू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉम्पोजिट कल्चर। एंड व्हाट इंटरनेशनल एफर्ट्स हैव बीन टेकन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हेग कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेग कन्वेंशन। साथ ही ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी का ही है यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड वर्ल्ड हेरिटेज फंड भी हमने बनाया हुआ है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। सो ये प्रिजर्वेशन वाले पार्ट में स्कीम्स याद रख लेना, क्या थ्रेट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है तुम्हें पता ही चल गया, 49 और 51, बस यही दोनों चीजें, DPSP, 2 एक्ट्स हैं और इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं। अंडरस्टूड। अब इसके बाद आता है हमारा एक मिसलेनियस टॉपिक, मुगल आर्किटेक्चर या मेडिवल। अगर मेडिवल आर्किटेक्चर कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसमें बस ये कीवर्ड्स याद करने हैं, आंसर्स में उतारना है इन्हें। सो व्हाट इज देयर, एक्यूरेट स्टाइल, आर्चेस, डोम्स होते हैं उसमें, फिर मीनार्स होती हैं। एग्जाम्पल लिखते जाना सबके साथ, कहीं पर हुमायूं टॉम लिख दिया, फिर इसमें मीनार्स में कुतुब मीनार लिख दिया, कैलीग्राफी दिखती ताजमहल में है, ऑर्नामेंटेशन है, अरेबेस्क्यू स्टाइल होता है, जैसे ये लीव्स, वेन्स एक्सेट्रा, वो वाला स्टाइल देखने को मिलता है। फिर एक्सटेंसिव जाली वर्क, इसमें लिख देना, फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलता है। उसके बाद चार बाग स्टाइल पढ़ा होगा सबने फिल्म्स के टाइम पर, एंड पेट्रेदुरा प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, फिर डबल डोम्स। अब इसमें जब भी तुम्हें कोई भी चीज लिखनी है तो प्लीज ये डायग्राम जरूर ऐड ऑन करना साथ में। बहुत ही सिंपल बेसिक डायग्राम है, प्रैक्टिस करने हैं कर लो। यही डायग्राम एक्स्ट्रा 0.5 करवा देंगे उस आंसर में, डिफरेंशिएटर्स हैं ये। तो पहले ये चीजें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, साथ में एग्जाम्पल आएंगे उनके, प्लस ये डायग्राम्स भी जरूरी है। सो प्लीज प्लीज गो एंड प्रैक्टिस देम। यू नो एवरीथिंग, यू हैव द कंटेंट, प्रैक्टिस करो। एंड इसके अलावा जो भी टेस्ट दिए मॉडल आंसर्स मिलेंगे उनको रेफर कर लेना। अगर लग रहा है इसमें कोई वैल्यू एडिशन करना है, कोई एग्जांपल मिस है, कुछ मिस है, तो कर लेना। एंड कोई बिल्कुल नया क्वेश्चन भी मॉडल आंसर में दिखता है, टेस्ट में दिखता है, तो उसको एज इट इज एज नोट चूज कर लो अपने मॉडल आंसर्स को, वहीं से उसको प्रिपेयर कर लो। अंडरस्टूड। मान लो उसने जैन आर्किटेक्चर पे कोई क्वेश्चन दे दिया मॉडल आंसर में, तो वहीं से उसको पढ़कर एज नोट्स यूज कर लो, अपने इन्हीं नोट्स में उसे ऐड ऑन कर लेना इफ यू वांट। बाकी दीज आर सफिशिएंट। इसको और छोटा करना चाहते हो, 1 पेजर बनाना चाहते हो, ऑलरेडी ये 1 पेजर है वैसे, बट डिटेल में भी मैंने कंटेंट दिया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी रीडिंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यार डिटेल में पहले नहीं पढ़ा, उनको सब चाहिए ये सब चीजें। एंड अच्छा है तुम्हें भी एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद बस पढ़ लिया तो रिवीजन के लिए 1 पेज छोटे छोटे और छोटा कर लो। जैसे ये पूरा पॉइंट नहीं लिखना तो पोल्यूशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, एग्जाम्पल ताजमहल येलोइंग, इतना पॉइंट लिख लिया अपने 1 पेज नोट्स में। राइट, तो और छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, वरना डायरेक्टली यू कैन स्टडी फ्रॉम देम इफ यू डू नॉट हैव द टाइम टू मेक इवन स्मॉलर नोट्स। दीज आर मोर देन सफिशिएंट, इनसे हो जाएगा सारे क्वेश्चंस कवर। एंड ये डायग्राम जरूर बना लेना ऐसे ही। आई एम नॉट कवरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाउ इट इज अ वेरी कॉमन टॉपिक, बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है। सो वही उसकी इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं हमारी,
अर्बन प्लानिंग एटसेट्रा, सोसाइटी के क्या फीचर्स थे, रिलीजन क्या था, पशुपति सील एटसेट्रा, वो सब चीज़ें एक बार रिवाइज़ कर लेना। बेसिक है, वो बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसलिए आई एम नॉट टीचिंग दैट अगेन। एंड उसमें भी अगर आता है तो ये पशुपति सील, नाउ यू माइट लाफ एट इट, बट मैंने बनाया था। जो लायन एंड बुल फिगर था ना, उसमें मैंने लिखा था इंडस वैली में भी थी, और मैंने ये बनाकर दिखा दिया पशुपति सील। यहाँ पर बस ये दिखा दिया कि ये देखो ये थी बुल फिगर। एग्जाम्पल पशुपति सील विथ बुल फिगर यहाँ लिख दो मेंस में। So you'll have to make such diagrams because whatever you are writing that is absolutely correct. But ये diagram थोड़ा सा एक differentiator create कर रहे हैं. As an examiner, if I go through 100 copies, 200 copies in a day, अगर मुझे ये एक अलग चीज दिख रही है with high quality content, examples, अच्छा structure presentation, तो मैं क्यों नहीं इसको extra marks दूंगा? एंड ऐसे ही 20 क्वेश्चन में मुझे कुछ बढ़िया चीजें देखने को मिल रही हैं, तो अल्टीमेटली तुम्हारा +10 तो ऐसे ही हो गया। दिस इज व्हाट मैटर्स। यही है मेंस की खेल। थोड़ा-थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करते जाओ, बट अगेन बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन जो पूछा है, प्राइमरी फोकस वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ड्राइंग ही करने बैठ गए, पढ़ाई छोड़कर तुम बस ड्राइंग कर रहे हो कि मैं तो बस यही बना कर आऊंगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो पहले जो पूछा है वो बताओ, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, एग्जांपल्स, वैल्यू एडिशन, एंड उसके बाद ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, सो दोनों जरूरी है, बैलेंस रखना जरूरी है दोनों का। फिर भी कुछ भी समझ नहीं आता डायग्राम में, मैंने बोला है किसी का भी मैप बनाकर दिखा सकते हो, ऐसे विजयनगर, चोलास, पांड्या, तो उनका मैप पल्लवास का मैप बनाकर दिखा दो। फिर अशोकन पिलर्स पे कोई भी क्वेश्चन आए, मौर्यन आर्किटेक्चर, उसमें ये अशोकन पिलर बनना ही बनना है। सो अभी से प्रैक्टिस कर लो इसको। अंडरस्टूड? एंड आंसर्स लिखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, एंड मॉक्स में इम्प्लीमेंट करो ये सारी चीजों को, एंड प्रैक्टिस करना। एंड इफ यू फेस एनी अदर डाउट, सो डू लेट मी नो। ऑलराइट, कोई भी इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में डाउट आता है, सो डू लेट मी नो। विद दिस लेट अस wrap up this video. All the best to you and have a great day.